नमस्ते सभी को। इधर नमस्ते। नमस्ते। और आज हमारा जो वेबिनार है, ये है क्लींजिंग थेरेपी के ऊपर है। सो फुल बॉडी क्लींजिंग प्रोटोकॉल जो है, या लीवर डिटॉक्स है, गैलस्टोन का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन में बहुत सेडिमेंटेशन है। तो ये सब क्लींजिंग रेगुलरली बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा कंसेप्ट ही है द ह्यूमन गैरेज, आप जिसे सामने देख रहे हो। तो इसमें क्या है, हमने क्या किया है कि जैसे किसी कार को रेगुलर सर्विसिंग की ज़रूरी ज़रूरी है, तो वैसे ही बॉडी को भी ज़रूरी है। और हम क्या कर रहे हैं कि बॉडी का सिर्फ इस्तेमाल ही करते जा रहे हैं इतने सालों से, लेकिन उसके सर्विसिंग या क्लींजिंग ऑयलिंग के लिए हम बॉडी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बॉडी का खुद का सिस्टम तो है, बट उसका इतना एक्सेसिव और लाइफस्टाइल इतना हमारा बिगड़ गया है कि एक ही पोजीशन में हम घंटों बैठ रहे हैं, तो इससे बॉडी भी प्रिपेयर नहीं है सब चीज़ों के लिए। तो इसे एक्सटर्नली रिहैब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और रिहैब में सिर्फ लोगों को लगता है कि नहीं, मैंने रेगुलर नहीं सर, मैं रेगुलर मसाज लेता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, या फिर सर मुझे तो कहीं पे पेन ही नहीं है तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। तो चलो मस्कुलोस्केलेटल फिजिकल इशू ट्रॉमा हो जाएगा, या फिर आप कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपको वो पेन टेम्पररी होता है। और फिर मैं डॉक्टर के पास जाके अगर मैं टैबलेट्स लेता हूँ तो वो वहाँ पे सप्रेस हो जाता है। बट उसके वजह से जो डिफॉर्मिटी बॉडी में क्रिएट होता है, और वहाँ पे जो एसिड्स डेवलप होते हैं, और वो वैसे ही अगर बॉडी में रह रहे हैं, तो हमें कहीं पे तो उस पर भी काम करना ज़रूरी है। हम टैबलेट्स अभी बहुत से लोगों के आप देखेंगे तो पहले शुगर था, बाद में बीपी, अभी हिपेरिन मतलब खून पतला होने का टैबलेट। तो ये जैसे एक अविभाज्य घटक जिसे बोलते हैं, वो लाइफ का हो गया बहुत सारे लोगों का। तो इससे भी हमें बचना है। इसके साइड इफेक्ट्स तो बॉडी पे हो ही रहे, डेली हम इतना केमिकल कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको भी बाहर निकलना ज़रूरी हो जाता है। तो क्लींजिंग जब बॉडी में चलती है, तो कहाँ कहाँ से टॉक्सिन्स बॉडी में एंटर होते हैं और कहाँ कहाँ से बाहर निकलते हैं, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और रहा सवाल फूड हैबिट्स का, तो हम हमारे फूड हैबिट्स और जो हमारे वर्किंग हैबिट्स है, उसको हम तो बदल नहीं सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं ऐसे केस में? और तो प्रोटोकॉल भी ऐसे चाहिए जो एकदम कम समय में और पूरे नेचुरली ही जो चीज़ें घर पे अवेलेबल है, उससे ही हमें ये रिजल्ट अगर मिल गया तो वो कितना अच्छा रहेगा, कि जिससे हमें कोई एक्स्ट्रा लोड जो है वो हमारे जेब पे भी नहीं आएगा, और हमारे बिजनेस या प्रोफेशन भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो यही कुछ प्रोटोकॉल हम आपके लिए लेके आए हैं जो बहुत सक्सेसफुल है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि विथ आर होलिस्टिक हीलिंग अप्रोच वी हैव ब्रिंग ऑल मैनुअल मेडिसिन एंड क्लींजिंग थेरेपीज अंडर वन रूफ। तो एक ही छत के नीचे ये जो रूट कॉज हीलिंग का हमारा जो जेस्ट है, कि हमें किसी भी पेन के या प्रॉब्लम के रूट तक जाना है, या फिर वो प्रॉब्लम बॉडी में डेवलप हो रहा है बट सिम्टम्स अभी तक नहीं है सामने, तो हमें लगता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा नहीं है। तो जब आप क्लींजिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि सिम्टम तो कुछ नहीं था, बट बॉडी में क्या क्या टॉक्सिन्स थे, और जब वो बाहर निकलेंगे तब वो देख के आपको आश्चर्य लगेगा। तो यही है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ह्यूमन गैरेज में खुद को रेगुलर बेसिस पे पार्क करना है। और आपके जो भी क्रॉनिक प्रॉब्लम आगे जाके आने वाले, या आज कुछ हेल्थ वरीज है आपको, वो हमारे ऊपर आपको छोड़ देना है। और आपको सिर्फ आपका जो है प्रोफेशन, आपके फूड हैबिट्स और लाइफ को एंजॉय करना है विदाउट एनी हेजिटेशन। और इसमें जो भी प्रोटोकॉल है सब नेचुरल है। कहीं पे भी कोई प्रोडक्ट, मेडिसिन, सप्लीमेंट का यूज़ नहीं है। और हीलिंग प्रोटोकॉल्स भी जो कायरोप्रैक्टिक ऑस्टियोपैथी हम करते हैं वो भी मैनुअल है। और क्लींजिंग थेरेपी भी टोटली नेचुरल है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे, डिवाइन टच हीलिंग सेंटर में क्या क्या प्रैक्टिसेस हम परफॉर्म करते हैं। कि कोई भी अ, व्यक्ति फिटनेस के लिए हमारे पास आता है, सेंटर में आता है, चाहे कैंप में आता है, तो सिर्फ क्लींजिंग ही नहीं, उसके साथ में होलिस्टिक अप्रोच के साथ आपको वहाँ से पूरा बॉडी का अलाइनमेंट, रिलीज, मसल रिलीज, देन आपका विसरल बॉडी ऑर्गन्स का भी अलाइनमेंट बिगड़ा होता है ड्यू टू योर पोस्चर इम्बैलेंस, उसको करेक्ट करना, उसको रिलीज करना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और फिर आपके फुट पोस्चर स्कैनिंग भी का ऑप्शन भी हमारे पास होता है, जिससे आपका जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, जैसे किसी कार को बैलेंसिंग की ज़रूरत रहती है, वैसे ही आपके फिट की भी बैलेंसिंग करके उसमें आपको कस्टमाइज सोल सजेस्ट करके हम आपको वहाँ से भेजते हैं, जिससे हमने जो अलाइनमेंट किया है वो बरकरार रहे।
बार बार वो बिगड़े ना। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एस्पेक्ट आ जाता है कि क्लींजिंग, क्योंकि सब रूट जो है ना सब क्रॉनिक बीमारियों का, तो ये सब कहाँ पे हमारे गट में है, जो विसरल ऑर्गन्स वहाँ पे मूवमेंट करते हैं। ओके, तो वो सब क्या है कि उनको चौथे चौथे पांचवे गियर पे वो चल सकते हैं, लेकिन वो अटक गए कहीं पे दूसरे तीसरे गियर पे। तो उनको प्रॉपर वो स्पेस मिलना ज़रूरी है। हमारे स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी के वजह से क्या हो गया, राउंडेड नेक हो गया, तो हमारा गट का एरिया है वो कम हो गया। अगर हमारा पेल्विक टिल्ट है, तो एक साइड से क्या हो गया कि एक साइड से पेल्विक ऊपर नीचे हो गया, और फिर उसका जो एनाटॉमी बिगड़ने की वजह से किडनी, जैसे राइट साइड पे अगर है तो फिर किडनी लीवर ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती है। लेफ्ट साइड में अगर अप डाउन है तो फिर आपका स्टमक है, लेफ्ट किडनी है, तो ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। राउंडेड शोल्डर हो जाते हैं तो आपका डायफ्राम जो है वो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसके तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो ये भी देखना ज़रूरी है। और साथ में हम हमारे कैंप में आपको एजुकेट भी करते हैं कि सिर्फ यहाँ पे आके गए, लेकिन बाद में फिर आपको क्या करना है, कैसे आपका लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करना है, या आपका वर्किंग स्टाइल क्या है, उसके हिसाब से आपको क्या वहाँ पे जो है आपके वर्किंग स्टाइल में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। या हर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, 1 घंटे में आप खुद को 30 सेकेंड भी अगर देते हो, तो भी आप कैसे वो मसल्स को रिलीज रख पाएंगे। घर पे जाके 10 मिनट खुद को देते हैं, आधा घंटा खुद को देते हैं, तो हम कैसे रिहैब कर पाएंगे खुद को। तो ये सब चीज़ें भी हम वहाँ पे एजुकेट कर देते। फिर वो आपके बैठने उठने में जब वो आती है, तो ये बार बार ये प्रॉब्लम्स अकर नहीं होते हैं। सो एजुकेशन इसमें बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जैसे आप देखेंगे तो हम कॉरपोरेट्स के लिए भी ये कैंप्स, हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जैसे सीजी है, महिंद्रा है, टाइसन क्लब है, रोटरी, लायंस, विश्व हिंदू परिषद, हॉस्पिटल्स के कोलैबोरेशन में भी, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स के कोलैबोरेशन में भी हमने कैंप किए हैं। तो ये सब इनिशिएटिव रिवाइंड टच करते रहता है। और बहुत सारे ग्रुप अलग अलग सिटी में रहते हैं, वो भी हमें इनवाइट करते रहते हैं। कुछ सोसाइटी रहती है जिसमें वो 30-40 का बैचेस लगा के वहाँ पे भी इनवाइट करते हैं। तो एक क्लींजिंग के लिए लोग हमें इनवाइट क्यों करते हैं, बिकॉज ये है ही उतना अमेजिंग, और वो है बहुत ज़रूरी। तो इसमें आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस, लीवर, फैटी लीवर, वेट गेन, और भी जितने प्रॉब्लम है बॉडी में, हाइपर एसिडिटी, गैलस्टोन। गैलस्टोन में तो ऐसा प्रोटोकॉल है कि विद इन 1 नाइट यू विल फाइंड योर गैलस्टोन आउट ऑफ योर बॉडी। तो ये प्रोटोकॉल भी एकदम अमेजिंग है। तो वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, यूटेरस निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना, और वो इतना फास्ट है कि इट्स लाइक एन अनबिलीवेबल लोगों के लिए। तो जब आप ये एक्सपीरियंस करेंगे तो डेफिनेटली आप खुद का तो सर्विसिंग रेगुलरली करेंगे ही, हमारा आपको लाइफ टाइम कंसल्टेशन भी रहेगा, बार बार आने की ज़रूरत नहीं है, और आप दूसरों का भी कर पाएंगे। ये कुछ हमारे बारे में है। तो जी टीवी पे भी हमारा ये सब हीलिंग के रिगार्डिंग जो है इंटरव्यू हुआ था। तो डिवाइन टच इज द ओनली ओनली इंस्टीट्यूशन कि जो किसी ऐसे नेशनल टेलीविजन पे गया है इन द एस्पेक्ट ऑफ हीलिंग। ओके। और फिर कुछ इंटरव्यूज भी हमारे दैनिक भास्कर ग्रुप और रेडियो पे वगैरह होते रहते हैं। तो ये हमारे बारे में कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं। ओके। तो ये सब चीज़ें जो है, ये पिछले 4 साल में ये सब लोगों ने रिजल्ट देखा है, तो रिजल्ट की वजह से ये सब जगह पे हमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और एक हमारा और एक इनिशिएटिव है, गो संस्कृति निर्माण, जिसमें हम पूरा पंचगव्य और देसी गाय का जो प्रॉपर ब्रीडिंग, गो आधारित कृषि, और कैंसर के जो पेशेंट है उनके लिए गो आधारित चिकित्सा, तो इसके एस्पेक्ट पे भी डिवाइन टच काम करता है। देन आप अगर देखेंगे तो कैंप में हम जो कवर करने वाले हैं उसमें सबसे पहले आप जब आएंगे तो आपका फुल बॉडी पोस्चर एनालिसिस होगा, क्या एग्जैक्टली डिफॉर्मिटी बॉडी में है, और कैसे उसके रूट तक जाके हम फिर आपका ट्रीटमेंट कौन से प्रोटोकॉल के साथ स्टार्ट करना है वो डिसाइड होता है। आपको वो कंसेप्ट समझाया भी जाता है, और फिर जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट होता है। देन उसमें एक है माय फेशियल मसल रिलीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि जैसे आपके बॉडी में डिफॉर्मिटी है या पोस्चरल इम्बैलेंस कुछ है, स्पाइन में कुछ कंप्रेशन है, या नी में प्रॉब्लम है, जो भी है, तो वो
एनालिसिस में पता ही चल जाता है। तो सिर्फ अगर आपको कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करना है या बोन सेटिंग या बॉडी अलाइनमेंट स्पाइन अलाइनमेंट आपको करना है, तो उससे पहले वो सब चीज़ों को मोबिलिटी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। ये मसल जो है ना वो स्टीफ हो गए, उनके नॉट्स फॉर्म हो गए हैं, तो पहले उसे रिलीज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, सो दैट स्पाइन और जॉइंट्स को एक मोबिलिटी के लिए स्पेस मिलता है। देन हम उनको मोबिलाइज करके उनको रीअलाइन करते हैं। सो उसके भी आपको अमेजिंग रिजल्ट्स वहाँ पे मिलते हैं। यू कैन, आपने देखा ही होगा कायरोप्रैक्टिक के बाद लोगों के रिव्यूज़ कैसे रहते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत से रिव्यूज़ है पेशेंट के, तो जिनको ऑपरेशन ही बोला था और 5-5 साल से जो नीचे नहीं बैठ पा रहे थे, घुटने का प्रॉब्लम है, हिप जॉइंट का है, विद इन वन सेटिंग जो है वो नीचे भी बैठ जाते हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ लेते हैं और पेन फ्री लाइफ उनको मिल जाता है। तो या मेरे और हम घुटने को हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे कंप्रेशन जो है वो रिलीज हो जाता है। तो ये कैसे होता है, ये आप अनुभव भी करेंगे, और जिन्हें सीखना है वो खुद इनिशिएटिव लेके हमारे ट्रेनिंग कैंप में भी आ सकते हैं। और ये जो क्लींजिंग कैंप है इसमें भी आप लर्निंग प्रोसेस जो है इसमें भी आपका हो जाएगा, और इसमें आपको एडवांस भी करना है तो हम ऑनलाइन सेशंस के थ्रू वगैरह भी वो कंडक्ट करते हैं। तो इससे क्या है, हमारा जो मिशन है, मिशन हर घर हीलर, ये फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। हम एक मिशन के साथ चल रहे हैं कि 2035 तक वी हैव टू गिव 5,000 हीलर टू द सोसाइटी, जो प्रॉपर जेन्यूनली हमारे कोलैबोरेशन में कांटेक्ट में रह के लोगों को पेन फ्री लाइफ दे रहे हैं, और 2 करोड़ लोगों को हमें होलिस्टिकली हील्ड लाइफ 2035 तक देना है, इन ऑल ओवर इंडिया और इन ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ये लेवल पे काम करने के लिए एक टीम का होना बहुत ज़रूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस। जो एक टीम के तरीके से हम काम करेंगे तो धीरे धीरे हम लोगों को सभी प्रकार की, चाहे इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, मस्कुलोस्केलेटल हो, विसरल हो, सब सर्जरीज और प्रॉब्लम्स के लिए अ, हम जो है वो उनको दूर रख सकते हैं, और अननेसेसरी जो केमिकल्स हम कंज्यूम करते हैं उससे हम परहेज कर सकते हैं। और दूसरा, क्लींजिंग क्यों ज़रूरी है कि मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ टैबलेट भी नहीं लेता हूँ, आई एम फिट एंड फाइन, बट डेली हम जो वेजिटेबल्स खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो फूड में से भी बहुत सारे केमिकल पेस्टिसाइड्स हमारे बॉडी में जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर में से बहुत सारे टॉक्सिन्स हम ले रहे हैं। तो ये ऐसे भी आप लोग देखे रहेंगे ना कि जिन्होंने लाइफ में कभी अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया, लेकिन फिर भी उनका लीवर जो है वो फेल हो गया है, या सिरोसिस, नॉन अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस उनको हो गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो डाइट बहुत फॉलो करते हैं, हाइजीनिक फूड ही खाते हैं, लेकिन फिर भी उनको कैंसर हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो फूड में से ही वो शाम को पेस्टिसाइड्स उस पर डाल रहे हैं, और मॉर्निंग में वो वेजिटेबल जो है मार्केट में आ रहा है और हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसे बाहर निकलना तो ज़रूरी है ना, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ हमारा जो लीवर है ना उसको ऑप्टिमम लेवल पे फंक्शन करने का के लिए जो जो ज़रूरी है ना वो चीज़ें हमें उसे प्रोवाइड करनी है। बाकी उसका काम है वो सब आपके बॉडी से ये फ्लश करेगा। ओके, तो ये अगर आपका ऐसा लीवर है और आपको यहाँ से यहाँ तक आफ्टर तक जर्नी अगर अचीव करना है, तो उसमें डिटॉक्स और क्लींजिंग का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। और उसके बाद है विसरल मैनिपुलेशन। जैसे क्लींजिंग तो हो गया, बट लिवर को मूवमेंट करना है ना, तो उसके लिए उसको स्पेस नहीं, वही अटक गया है। तो उसके आजू बाजू का जो कंटेनर है उसको भी रिलीज करके उसको उस ब्रीदिंग के लिए स्पेस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। देन ऑटोमेटिकली उसका जैसे ऑप्टिमम लेवल पे वो फंक्शन करने लगता है, आपको खुद वो चेंजेस अपने बॉडी में, स्किन में और आपके एनर्जी लेवल में ये सब फील होने लगते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोटोकॉल कि जैसे बोन सेटिंग हो गया, मसल्स और स्पाइन या स्केलेटल सिस्टम को हमने रीअलाइन कर दिया। मसल को रिलीज ही नहीं करते, तो मसल को हम टोन भी करते हैं उनके ओरिजिनल पोजीशन पे। देन हम विसरल मैनिपुलेशन करते हैं, और फिर फुट पोस्चर स्कैनिंग होता है, एंड देन आपका क्लींजिंग तो साथ में चलते ही रहता है। ओके, सो इसमें मेन क्लींजिंग हम जो टारगेटेड है हमारे इसमें हेल्थ कैम्प में, कि आपका लीवर क्लींजिंग, आपका गैलस्टोन, आपका इंटेस्टाइन सेडिमेंटेशन का क्लींजिंग, और उसके साथ में आपका किडनी क्लींजिंग, एसिडिटी क्लींजिंग, ये भी हम प्रोटोकॉल वहाँ पे कवर करते हैं। तो यहाँ पे क्लींजिंग में आप देखेंगे तो लीवर डिटॉक्स, कोलेस्टेरॉल क्लींजिंग, स्टमक एंड एसिडिटी क्लींजिंग, लंग्स क्लींजिंग, गॉल ब्लैडर स्टोन क्लींजिंग, किडनी क्लींजिंग, यूटेरस एंड फर्टिलिटी क्लींजिंग। इनफर्टिलिटी के भी लगभग नीरज सर ने ये पिछले 1 साल में लगभग हमारे द्वारा ही
दिए गए 9 केसेस इनफर्टिलिटी के सर ने क्लियर किए हैं, जिनके दो दो तीन तीन आईवीएफ भी फेल हुए थे, वैसे लोगों को भी कंसीव हो गया। तो ये सिर्फ किससे हुआ है? तो विसरल मैनिपुलेशन और क्लींजिंग, उसके बाद में स्टमक एंड एसिडिटी क्लींजिंग, लंग्स क्लींजिंग, स्मोकिंग करते लोग बहुत सारे, लंग्स क्लींजिंग करवा लो। और नहीं भी करते तो भी डेली इतना टॉक्सिन जा रहा है हेवी मेटल से, तो लंग्स क्लींजिंग जरूरी है। कॉलम क्लींजिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और बॉडी में पैरासाइट्स बहुत होते हैं, तो गुड पैरासाइट है और बैड पैरासाइट भी है, तो हमें गुड तो रखने हैं, सिर्फ बैड पैरासाइट निकालने, तो उसके लिए भी अलग प्रोटोकॉल रहते। तो ये सब अमेजिंग चीज़ें जब होती है तो वो 2 या 3 दिन में ही आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको नजर आता है। दिस इज आवर डिवाइन टीम। तो ये तरीके से टीम काम करता है हमारा। और अभी अपकमिंग कैंप जो है हमारा वो हैदराबाद में है, 24 to 26 जैन को हैदराबाद में है। और इसमें लिए ये हमारे कैंप में क्या क्या जैसे कवर करेंगे, तो जैसे लीवर के टॉक्सिन है, गैलस्टोन, किडनी, इंटेस्टाइन, हार्ट, लंग्स, पैरासाइट, ब्लड, यूटेरस क्लींजिंग, फर्टिलिटी क्लींजिंग, पीसीओडी, थायराइड, वेट मैनेज नहीं हो रहा है, हाँ वेट गेन हो गया है बहुत आपका, तो वो भी आपको वहाँ पे विदिन 3 डेज आपको ड्रास्टिक जो है वेट गेन में वहाँ पे वेट लॉस आपको दिखेगा। और उसके बाद में भी आप घर जाते हो, तो जैसे आपका क्रॉनिक प्रॉब्लम है बराबर, वहाँ पे तो एक एक सिटिंग किया है, बट क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो वो केस में आपको अगले 1 महीने 2 महीने तक क्या क्लिनजिंग्स या क्या प्रोटोकॉल कंटिन्यू रखने हैं वो समझा ही दिए जाते हैं आपको, और आपको घर पे जाके वो करते रहना है। और वो केस में आपको पूरा फ्री कंसल्टेशन जो है एक्सपर्ट्स की तरफ से होता है। और फीस हमने कैंप का क्या रखा है, 15,500 है। और आज का डेट हमने दिया था, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट था, तो आज तक आप अगर करते हो या आज वेबिनार में भी करते हो तो 500 रुपीज उस पर ऑफ है, तो मोटा मोटी वो 15,000 आपका जो है फीस हो जाता है। और ये जो रखा है हैदराबाद में, ये इन द हार्ट ऑफ नेचर ही पूरा 10 एकड़ में वो सब वहाँ पे रिसोर्ट है। और सब स्पिरिचुअल ही अ, वहाँ पे इवेंट्स होते हैं। सो यहाँ पे है ही कोंडापुर घाट केसर एरिया में है, मलकागिरी एरिया में है रिसोर्ट, जे कृष्णमूर्ति रिसोर्ट है। और यहाँ पे डॉक्टर नागराज पंचवटी सर ने जो है ये कैंप इनिशिएटिव लेके हैदराबाद में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सर। और नीरज सर और मैं भी वहाँ पे पर्सनली रहूँगा, और ये सब क्लिनजिंग कैंप वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। एंड देन हैदराबाद के बाद जो नेक्स्ट क्लिनजिंग कैंप है हमारा, ये जो है 1st 2nd और 3rd फरवरी को है नासिक में। तो इसके लिए भी सेम फीस है। और इसके लिए भी आप जो है रजिस्टर कर सकते हो। अभी ये ईयर में, ये साल में हमने इनिशिएटिव क्या लिया है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स है, पहले क्यों ना हम उनको टारगेट करें, क्यों ना हम हमारे जो पेरेंट्स है उनको पेन फ्री लाइफ दे के, उनको एक हेल्थ का गिफ्ट ये नए साल का हम दे के, फिर अ, उन्हें जो है किसी 4 धाम की यात्रा पे अगर हम भेजते हैं, तो फिर वो सही मायने में पेन फ्री लाइफ रहेगी, तो वो एंजॉय कर पाएंगे। तो उन्हें पहले हम किसी रिसोर्ट पे क्यों ना 2 नाइट 3 डेज के लिए हम गिफ्ट करें। ओके, सो ये इनिशिएटिव के साथ में भी हम काम कर रहे हैं। तो इसमें जैसे आप आपके पेरेंट्स को ये गिफ्ट करते हो, तो फॉर द सीनियर सिटीजन्स हमने जो है सीधा 30% डिस्काउंट इसमें कर दिया है। तो सीनियर सिटीजन्स को सीधा 15,500 में 5,000 रुपीज ऑफ मिलेगा, या 15,000 फीस है तो 4,500 आपको ऑफ हो जाएगा वहाँ पे, तो वही फीस आपका वहाँ पे हो जाएगा। तो ये तरीके से भी हम काम करते हैं। तो आप बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लो, कपल के लिए भी हम अलग से जो हमारी तरफ से होता है वो डिस्काउंट भी कर देते हैं। और जितना जल्दी आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे हमें उतना ही सब प्रिपरेशन और अकोमोडेशन के लिए इजी हो जाता है। तो आपको जो भी सूटेबल है, इधर हैदराबाद का टाइमिंग आप देख लो या नासिक का देख लो। नासिक में त्र्यंबकेश्वर के पास ही है हमारा एक रिसोर्ट बुक है वहाँ पे, तो पूरा हार्ट ऑफ नेचर में दोनों प्लेसेस है। और आप जहाँ पे सूटेबल है आपके लिए, आपके फैमिली के साथ या आपके पेरेंट्स के लिए, आप इनरोल कर सकते हो। तो आपको क्या करना है इनरोल करने के लिए, कि आज 2,000 रुपीज़ पे करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। बाद में आपको जो सूटेबल लगता है आप डिस्कस करो, एक्सपर्ट से बात करो, कंसल्टेशन लो, उसमें आपको कंसल्टेशन भी यहाँ पे वो
हाफ एन आवर का आपको फ्री मिल जाएगा विद द एक्सपर्ट्स ओनली। आप उनके साथ, आपको प्रॉब्लम है नहीं है, जो भी चीज़ें आपको लगती है आप डिस्कस करो। देन यू डिसाइड कि आपको कहाँ पे आना है, क्या एग्जैक्टली टारगेटेड गोल आपका रहेगा वो कैंप के लिए। और इफ़ इन केस 2000 पे करने के बाद, मतलब 2000 आज पे किया और अगले 2 से 3 दिन में आपको जो है कंफर्मेशन दे के और 3000 रुपीज़ पे करके टोटल 5000 हो जाएगा। आपका सीट कंफर्म करना है, बाकी पेमेंट जो रहेगा 10,000 का जो भी बचता है वो आप वहाँ पे आके स्पॉट पे आपको देना रहेगा। और फिर इन केस आप नहीं आ पाते तो भी जिन्होंने 2000 रुपीज़ पे किया है उनके लिए हम आफ्टर वर्कशॉप, इन केस आप नहीं आते हो तो भी हम लीवर डिटॉक्स, गैलस्टोन क्लींजिंग और इंटेस्टाइन क्लींजिंग का एक प्रोटोकॉल, एक साइकिल आपको हम कंसल्ट करके आपके घर से भी हम करवा लेंगे। बट स्पेशली ओल्ड एजेस है या फिर उनका कुछ बाईपास हुआ है या फिर एंजियोप्लास्टी हुआ है, ऐसे कुछ क्रिटिकल केसेस है, वो केस में आपको अंडर ऑब्जर्वेशन फिजिकली आना ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी आपको हमने एक ये दिया है कि आप पैसा भी आप देते हो, बट इन केस अगर आपसे नहीं होता है तो भी उसके एवज में आपको ट्रीटमेंट जो है वो मिल जाएगा। ओके। तो ये पूरा जो है मैंने शॉर्ट पीरियड में जल्द से जल्द ये कवर कर लिया, बिकॉज हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी है, हमें उनको भी टाइम देना है, उनको भी सुनना है। आपके कुछ डाउट्स क्लियर रहेंगे, हम वो भी कवर करेंगे। और फिर जैसे जैसे हमारा डिस्कशन फ्रूटफुल होते जाएगा वैसे वैसे और अमेजिंग कंसेप्ट से और कुछ स्लाइड्स मेरे पास है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो अभी थोड़ा हम जो लास्ट हमारा कैंप हुआ था उसके कुछ ग्लिम्सेस देखते हैं। उसके पहले मैं नीरज सर को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ। वी हैव आर एक्सपर्ट्स नाउ, ही इज लाइव। सो नीरज सर, आर यू देयर? Yes, sir, I'm there, sir. Good evening, sir. यस सर, यस, गुड इवनिंग सर। Good Good evening, evening. good evening. So, Dr. Neeraj Shah we have here. He is a naturopathy doctor and सर श्रीरामपुर महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करते हैं। नासिक में डिवाइन टच के लिए भी वो वीकेंड में सर्विस देते हैं। और सर के साथ ही जो है हम क्लिनजिंग के और कायरोप्रैक्टिक ऑस्टियोपैथी के कैंप कंडक्ट करते हैं। और नीरज सर का जो अनुभव है क्लिनजिंग में और क्या क्या क्रिटिकल केसेस सर ने कवर किए हैं वो तो सर शेयर करेंगे ही। और ऐसे ये सब जो चीज़ें आपके जो भी डाउट्स है वो भी आपको यहाँ पे नोट करके रखने हैं। हम Q&A के लिए सेशन स्टार्ट करेंगे। तो जैसे अभी नीरज सर स्टार्ट करेंगे सो हम पहले सर का जो कहना है वो सब सुन लेंगे एंड देन वी विल गो फॉर द वन एंड वन। ओके। सो नीरज सर, इट्स योर टर्न। सो वेलकम सर, हाउ यू कैन गाइड अस सर? अ, तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि आजकल सर प्रॉब्लम ऐसा है कि लोग जो है मेडिसिन या एलोपैथी इन सब चीज़ों में इतना खोए हुए हैं कि उनको उसके अलावा भी कोई दुनिया है ये समझ में ही नहीं आता है, या उनको एक्सेप्ट नहीं होता है। मैं आज शाम की एक एग्जांपल देता हूँ सर। आपने जो एक हास्य क्लब में कैंप लिया था, हम्म। एजुकेशनल कैंप, हम्म। तो वहां से एक मैम जो थी उनको पेट की तकलीफ है, उनका पेट ब्लोटिंग कॉन्स्टिपेटेड फील हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कंसल्ट किया था, तो उनका बोलना था कि उन्होंने सोनोग्राफी भी की थी। तो उनके इसमें एक गैल गैल ब्लैडर स्टोन बताया था। उनको ये तकलीफ 4-5 सालों से है, लेकिन अभी पिछले 10-15 दिन से वापस उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो वो डॉक्टर के पास फिर से गए, उन्होंने सोनोग्राफी की। तो डॉक्टर का बोलना है कि वो एक ही स्टोन है और उसकी वजह से आपका पेट नहीं फूल रहा है। हम्म। तो वो बोल रही थी कि मैं अभी, मुझे तकलीफ तो बहुत हो रही है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि अभी वो स्टोन की वजह से भी नहीं हो रही है, फिर क्या प्रॉब्लम है। तो सर। जब मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हम आपका लीवर किडनी एसिडिटी क्लींजिंग करेंगे तो आपकी ये तकलीफ कम हो जाएगी। तो मैंने जस्ट उनकी हिस्ट्री के लिए मैं उनको पूछा कि आपको ये तकलीफ कब से ज्यादा शुरू हुई। तो उन्होंने बोला कि मुझे 2000 हिस्ट्री में बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मुझे एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलिसिस भी है। यस।
हाँ, तो मैंने बोला कि आपको एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलिसिस कब डिटेक्ट हुआ था, तो वो बोलते हैं कि मुझे 2012 में डिटेक्ट हुआ था। तो मैंने उनको बताया कि आपको ऐसा क्या हुआ कि आपका HLA-B27 टेस्ट करना पड़ा। हम्म। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे लेफ्ट लेग में बहुत पेन हो रहा था, इसीलिए मैं एक डॉक्टर के पास गई और उसने मुझे बोला कि उसने कुछ एक्सरसाइज वगैरह बोले और फिर मुझे बोला कि हम आपकी एक HLA-B27 टेस्ट करते हैं। ओके। और वो पॉजिटिव आई। ओके। तो मैंने उस उनको पूछा कि उसके पहले आपका कोई प्रीवियस हिस्ट्री था, कोई स्ट्रेस, किसी तरह की इंजरी, किसी तरह का सर्जरी। तो पहले तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं था ऐसा कुछ। मैंने बोला आप फिर से याद कीजिए। तो वो बोले हाँ, मेरा फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन हुआ है। मतलब वो कब हुआ? वो 2010 में। हम्म। तो 2010 में उनका सर्जरी हुआ। 2012 में उनको हिप पेन होने शुरू हुआ लेफ्ट लेग में। और उनका HLA-B27 टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव था। और 2012 से तो अभी तक वो बहुत सारे मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कर चुकी है। ओके। ऑर्थोपेडिक वगैरह सब, मतलब सब कुछ एलोपैथी कर कर रहे चुकी हो? है। हाँ, और हम्म। फिर एलोपैथी भी कर रहे हैं और फिर आयुर्वेदिक भी कर रहे हैं। एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलिसिस के लिए आयुर्वेदिक भी कर रहे हैं। हम्म। इसकी वजह से ऑलरेडी उनके बॉडी में वात बहुत बड़ा हुआ है। और फिर वो कुछ मेडिकेशंस जो थे जिससे उनको और तकलीफ होने लगी। और अभी उनको ब्लोटिंग कॉन्स्टिपेशन हमेशा रहता है। तो मैंने उनको बोला कि हमको आपका लीवर किडनी एसिडिटी भी करना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे एसिडिटी की तकलीफ नहीं है। तो हम्म। लोगों को हम जब बोलते हैं कि हमको एसिडिटी क्लींजिंग करनी पड़ेगी, तो लोगों का प्रॉम्प्ट रिएक्शन होता है कि नहीं, मुझे एसिडिटी की तकलीफ नहीं है। यस। हमको एसिडिटी क्लींजिंग इसलिए नहीं करनी है कि आपको एसिडिटी की तकलीफ है। हमको एसिडिटी क्लींजिंग इसलिए करनी है क्योंकि हमारा जो बॉडी है, ब्लड जो है वो एसिडिक हो गया है। हम जो प्रोसेस फूड खा रहे हैं, जो पोल्यूशन है, जो मेडिकेशंस हम ले रहे हैं, ऑन एन एवरेज हमारी जो बॉडी है दिन में 1.5 लीटर एसिड सिक्रेट करता है हमारा स्टमक। यस। और वो बॉडी में ही रह जाता है। हाँ, वो बॉडी में ही रह जाता है, वो फ्लश ही नहीं होता है कभी। और वही जो एसिड है फिर हमारे स्पाइन में जाता है, हमारे जॉइंट्स में जाता है। और वो हमको फिर अर्थराइटिक चेंजेस, हम्म। डिजनरेशन, इन्फ्लेमेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। यस। तो हमको लीवर, किडनी, एसिडिटी, ये तीन हमारे जो मेन फंक्शनिंग ऑर्गन है, फंक्शनिंग सिस्टम है, उनको क्लीन करना है। अभी आप बोलोगे कि क्यों करना है? क्योंकि हम अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो वी ह्यूमन बींग्स आर नॉट मेड फॉर ईटिंग प्रोसेस्ड फूड। हम्म। हम पका हुआ खाना खाने के लिए नहीं बने। हम रॉ खाने के लिए बने। लेकिन अभी लोग बोलेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, हम कैसे रॉ खा सकते हैं? तो हम तो वही बोल रहे हैं कि अभी आप, आपके कुकिंग हैबिट्स तो चेंज नहीं होंगे, आपके ईटिंग हैबिट्स चेंज नहीं होंगे। आप पिज्ज़ा पास्ता होटल में जाओगे, इटालियन, रशियन, चाइनीज, महाराष्ट्रियन, कोलीवाड़ा, ये वाड़ा, ये मसाला, वो मसाला, ये सब जो टेस्टी जो चीज़ें हैं, मोमोज है, पानी पूरी है, रगड़ा है, तो ये सब चीज़ें जो है ये हम बंद तो नहीं कर सकते खाना। लेकिन सारी जो प्रॉब्लम है वो इन सब इन्हीं सब चीजों से हो रही है। हम्म। कोई भी एनिमल जो है, जितने भी वैक्सीनेशन, मेडिकेशन या जो ट्रायल एंड एरर जो होते हैं वो किन पे होते हैं? वो जानवरों पे होते हैं। वो इंसानों पे कभी नहीं होते। वो जानवरों पे होते हैं। मतलब जानवर भी एक लिविंग क्रिएचर है। लेकिन एक लिविंग क्रिएचर एनिमल मुझे आप ऐसा दिखा दो जो पाव भाजी खा रहा है, जो पानी पूरी खा रहा है, जो बैंगन की सब्जी खा रहा है काले मसाले वाली, या ये खा रहा है। वो नहीं खा रहे। उनको भी लीवर है, उनको भी हार्ट है, उनको भी ओवरीज है, सब कुछ है, क्योंकि रिप्रोडक्शन उनका भी होता है। तो जैसे हमारे ऑर्गन्स है वैसे उनके भी ऑर्गन्स है, लेकिन उनको कभी ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो रॉ खाते हैं।
और हम इंसान जो है वो प्रोसेस्ड खाते हैं। तो जितनी हम प्रोसेस चीजें कंज्यूम करेंगे उतने हमारे बॉडी में टॉक्सिन जाएंगे। टॉक्सिन्स डेवलप होंगे। तो गैल स्टोन, किडनी स्टोन, सीस्ट, फाइब्रॉइड्स, ये तकलीफें नहीं है, उल्टा ये हमको बचा रही है एक सीरियस प्रॉब्लम से। अगर किसी के किडनी में स्टोन हो रहा है तो वो खुश होना चाहिए कि उसके किडनी में स्टोन हो गया है, क्योंकि उसने उसके किडनी को फेल होने से बचा लिया। हम्म। क्योंकि वो जो एक्सेस टॉक्सिन्स बिल्टअप हो रहा था बॉडी में, जो आप फ्लश नहीं कर रहे थे, तो बॉडी ने ही खुद उसको एक स्टोन के फॉर्म में बना दिया, जो कि दूसरे की तरफ स्प्रेड नहीं होगा। वो ना हार्ट में जाएगा, ना लंग्स में जाएगा, ना वेन्स में जाएगा, ना आर्टरीज में जाएगा। सेम हमारे गैलस्टोन का भी है। 91% जो हमारे गैलस्टोन बनते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनते हैं, जिसकी वजह से हमको हार्ट अटैक आता है। जब हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तभी हमको हार्ट अटैक आता है। तो जब हम लीवर क्लींस करेंगे तो आपको 6 महीने तक, एक लीवर साइकिल करने के बाद आपको 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि लीवर क्लींस में आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल फ्लश हो गया है। क्योंकि जो गैल स्टोन फ्लश होंगे उसमें वो क्या है, गैल स्टोन 91% एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से बने। तो वो फ्लश हो गए। तो आपके बॉडी में क्या, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल फ्लश हो गया, आपकी कोरोनरी आर्टरीज फ्लश क्लीन हो गई। सो आपको वो 6 महीने लगेंगे। आप कोई भी डाइट कर लो, उस हद का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बिल्टअप होने में कि आपको हार्ट अटैक आएगा। ब्लॉकेजेस क्लियर होगा। ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाते हैं। यस। और ये क्लींजिंग, अभी जैसे मैंने बताया कि अभी हम ये तो नहीं कर सकते खाने का सिस्टम चेंज करेंगे, पकाने का सिस्टम चेंज करेंगे। तो उसको सॉल्यूशन क्या है? आप जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जैसे रहना है वैसे रहो। कोई डाइट मत करो, कोई क्रैश डाइट मत करो, कोई केटो डाइट मत करो, कोई फैंसी डाइट मत करो वेट लॉस के लिए, किसी की भी चीज के लिए। खाओ पियो ऐश करो, स्वस्थ रहो और डिटॉक्स करो। जो टॉक्सिन्स हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको फ्लश कर दो। यस। ये एक मेन ये है कि हमको जो टॉक्सिन्स बिल्टअप हो रहे हैं, हम क्या है, हम सिर दर्द हो रहा है, हमको एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, अल्सर हो रहा है, पीसीओएस हो रहा है, पीसीओडी हो रहा है, एन नंबर ऑफ जो चीजें हो रही वो हो रहे हैं, लेकिन हम ये सोचते ही नहीं कभी कि क्यों हो रहा है। हम्म। पीसीओडी में जो यूटेरस निकालने के लिए बोलते हैं सर, जब फाइब्रॉइड बहुत बढ़ जाता है, तो एग्जैक्टली यूट्रस उसका रूट कॉज क्या है? नहीं सर, एक्सेस टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है, 28 डेज का जो साइकिल होता है, हम्म। फेलोपियन ट्यूब, ब्लैडर, ये सारे जो ओवरीज है, ये कभी आप उसको फ्लश ही नहीं करते। टॉक्सिन्स जो है वो बिल्टअप होते रहते हैं, और उसमें हमारे घर का भी ड्रेनेज सिस्टम होता है, हमारे टू व्हीलर का पेट्रोल का पाइप होता है। जब कार्बोरेटर में कचरा आ जाता है तो वो पेट्रोल ठीक से फ्लो नहीं करता है, तो गाड़ी हमारी झटके मारती है। इट इट विल नॉट वर्क स्मूथली। तो यस। हम क्या करते हैं, गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं। गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है तो हम फिटर मैकेनिक के पास जाते हैं, उसकी सर्विसिंग कराते हैं। फिर वो इंजन खोलेगा, कार्बोरेटर चेंज करेगा, एयर फिल्टर, पेट्रोल फिल्टर, ऑयल चेंज करेगा, सब चेंज करेगा। लेकिन जो हमारा मेन ह्यूमन बॉडी है उसका सर्विसिंग हम कभी नहीं करते। कभी नहीं करते। और हम सीधा फिर किधर जाते हैं, सीधे हॉस्पिटल में जाते हैं, सर्विसिंग करने नहीं जाते, हम पार्ट रिप्लेस करने जाते हैं। रिप्लेस भी होता है सर, बॉडी में कट आ जाता है, उसके आ वजह जाता से है, फिर बॉडी का सिस्टम जो है सिस्टम वो। कोलैप्स हो जाता है। हाँ, और बॉडी इज वन यूनिट। ये 1 यूनिट है कंसेप्ट ही सर। लोगों को मालूम नहीं है कि एक सिंगल सेल से पूरा बॉडी बना है। तो उसमें कैसे कनेक्शंस रहते हैं, उसके कुछ एग्जांपल आप दे पाएंगे? या फिर जैसे मैंने गैलस्टोन हो गए तो क्या करते हैं, सीधा वो गैल ब्लैडर निकाल हाँ देंगे। निकाल ही देते हैं पित्ताशय। तो वो हाँ। निकालने से बॉडी का कहीं पे तो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो जाता है, यूटेरस बोलते हैं हम, निकाल देते। तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ बॉडी इज वन यूनिट और कैसे कैसे संबंध रहता है? मैं मैं एक एक फैमिली ओरिएंटेड एग्जांपल देता हूँ। एक फैमिली में मान लो मॉम डैड, सास ससुर, बच्चे, ये सब होते हैं। मान लो एक 5 लोगों की फैमिली है, जिसमें दादा दादी मम्मी पापा, 2 बच्चे और एक हेल्पर है या कोई और रिलेटिव है।
अगर इन पांचों में से कोई भी एक ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, वो बुरा बर्ताव कर रहा है, या कुछ बातें सुन नहीं रहा है, खाना नहीं खा रहा है, या कुछ गलत काम कर रहा है, तो बाकी जो चार लोग फैमिली वाले हैं, उस पांचवें इंसान को घर से निकाल देंगे क्या? हम्म। वो क्या करेंगे? उस इंसान को सही रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे, ना कि उसको हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल देंगे। अगर हमारे फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, तो डेथ एक पर्सन की हुई, लेकिन उसका इफेक्ट जो है बाकी के सारे मेंबर्स पे होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हमारे बॉडी का कोई भी एक पार्ट अगर निकाल दोगे, तो बाकी के जो फैमिली मेंबर्स है उनको तो तकलीफ होने ही वाली है ना। हाँ। और सबसे बड़ा डॉक्टर जो है वो भगवान है, सबसे बड़ा इंजीनियर भी भगवान है। और हम सब क्या कर रहे हैं? उस भगवान ने जो हमारी सृष्टि का निर्माण किया है, हम उसके अपोजिट में जा रहे हैं। ये सीधा ये हम बोला जा रहा है कि सर उसका कुछ यूज ही नहीं है, यूज ही नहीं है, उससे कुछ हाँ। फर्क नहीं पड़ता है, निकाल दो। अगर यूज नहीं तो भगवान ने दिया क्यों? हाँ तो मतलब होशियार कौन हो गया इसमें, फिर भगवान हो हाँ। गए क्या हो गए? नहीं, हम तो इसी पे अड़े हुए हैं ना सर। हम बहुत होशियार है। यस। हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड ही हम ये बोल रहे हैं कि हम बहुत होशियार है। अभी सर लीवर तो का जैसे सवाल जब आता है कि लीवर क्लींजिंग करना है या लीवर डिटॉक्स आप कर लो जैसे हम बोलते लोगों को, तो उसमें से मैं बोलता हूँ 70% लोग इमीडिएटली बोलते नहीं मैं दारू पीत नहीं, नहीं मैं तो अल्कोहल लेता ही नहीं हूँ, हाँ, या मेरा तो लिमिटेड लिमिट 70 में क्यों सर, अल्कोहल है। 90% लोग बोलेंगे लीवर। मतलब लोगों को ऐसा लगता है सिर्फ दारू पीने से या शराब पीने से या सिगरेट पीने से ही खराब होता है। लेकिन 80% नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। हम्म। मतलब जो लोग अल्कोहल पीते नहीं उनका लीवर फैटी हो जाता है। तो फैटी लीवर मतलब ये बीमारी नहीं है। जैसे आपके फैट में स्टोर, लीवर का काम ही है, लीवर के 300 से ज्यादा फंक्शंस है, उसमें से एक मेन फंक्शन है कि हम जो भी खा रहे हैं उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन करना और वो बॉडी को एनर्जी के फॉर्म में पास करना। लेकिन जब वो यस। फंक्शन नहीं होगा तो वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, वो फैट में कन्वर्ट होता है। आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, होमोटोसिस हो जाता है। लीवर का जो फंक्शन है, तो वहां पे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, जिससे हम फिर डायबिटिक हो जाते हैं। हमारे पैनक्रियास पे प्रेशर आ जाता है, किडनी में प्रेशर आता है। तो ये सारे क्यों हो रही है? क्योंकि लीवर मेन फंक्शनिंग ऑर्गन है। और भगवान ने लीवर को इतना स्ट्रांग बनाया है, अगर 5% भी लीवर काम करता है तो इंसान सरवाइव कर सकता है। ओके। क्योंकि लीवर ही मेन फंक्शनिंग ऑर्गन है। इसलिए लीवर, अल्कोहल, ये जो कनेक्शन है ये बहुत ही गलत है। जो लोग नॉन अल्कोहलिक है, लेकिन उनका डाइट, वो रात को एक एक दो दो बजे तक जागते हैं, या तीन तीन चार चार बजे तक जागते हैं, वो हाई मसाले वाला खाना खा रहे हैं या चटपटा खाना खा रहे हैं, तो उनको तो अल्कोहल से ज्यादा डेंजर उनको है कि उनका लीवर फैटी हो जाएगा। फैटी लीवर होता है, फैटी लीवर, डिफ्यूज फैटी लीवर, फैटी लीवर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, फिर वही फिर सिरोसिस ऑफ लीवर, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो हमको वो फैटी लीवर सिरोसिस ऑफ लीवर में या लीवर के अल्सर में ना कन्वर्ट हो, उसके पहले ही लीवर डिटॉक्स करना है। हम्म। जो भी टॉक्सिन्स स्वप्निल लीवर के इर्द गिर्द स्वप्निल जमा जी का हुए हैं। स्वप्निल शिरसाट जी का आया है मैसेज, उन्हें है ग्रेड 1 नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का प्रॉब्लम पर है उनको। इधर जितने लोग कनेक्टेड है ना सर, अगर आप उनका देखोगे तो उन्होंने टेस्ट किया है तो उनको पता चला है सर ऐसा हाँ, है। 90% लोगों का फैटी लीवर है। मेरा भी फैटी लीवर था सर। हम्म। तो ये कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ही नहीं। कब? अगर हम उसको डिटॉक्स करेंगे तो सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम हम्म। डिटॉक्स नहीं करेंगे तो यही नॉर्मल फैटी लीवर बाद में सीरियस ऑफ लीवर में कन्वर्ट हो जाएगा। यस यस। और लीवर ही सबसे क्रुशियल पार्ट है ना सर, उसका क्लींजिंग सबसे मास्टर क्लींजिंग है, बिकॉज लीवर को ही भगवान ने ऐसा दिया है कि वो रीजनरेट होता है। मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भगवान ने सिस्टम लगा दिया कि वो हाँ। वापस से ग्रो हो सकता है, क्योंकि वो नहीं है तो पूरा बॉडी का सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा।
3 महीने में लीवर खुद रीजनरेट होना शुरू हो जाता है सर। हम्म। यस, तो इतना क्रुशियल पार्ट है। और उसके ऊपर अनटच पार्ट रह जाता है हमारे लाइफ में, वो लोग कुछ नहीं करते। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि टॉक्सिन्स एंटर कहाँ पे होते हैं बॉडी में। तो जैसे इंटेस्टाइन, स्किन, लंग्स में से टॉक्सिन्स आते हैं। और टॉक्सिन्स बाहर कहाँ से निकलते हैं? लंग्स, स्किन, किडनी और कॉलन से बाहर निकलते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो बाहर निकलने में ही तो तकलीफ है सब। वो स्टोर कहाँ पे होते हैं और जहाँ से ये सब प्रॉब्लम बॉडी में क्रिएट होते हैं, वो मस्कुलोस्केलेटल रहेगा या विसरल रहेगा। तो स्टोर कहाँ पे होते हैं? जैसे लीवर में खुद टॉक्सिन्स पड़े हैं, वो फ्लश नहीं हो रहे, जॉइंट्स में जाते हैं, बोन मैरो में जाते हैं, मसल में जाते हैं और ब्लड में जाते हैं। तो सर ये स्लाइड के बारे में आप क्या गाइड करेंगे? इसके पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हम सबको पता है कि हमारे कितनी किडनियां होती है? रिप्लाई कीजिए। कितनी किडनियां होती है? रिप्लाई में नंबर डालिए तो। दो। दो आ रहा है सर आंसर। दो आ रहा किसी का है। अलग है? यस। यस। हमारी 3 किडनियां होती है सर। तीसरी जो ओके। किडनी है हमारा स्किन है। हम्म। सर ने भेजा स्क्रीन, स्वप्निल जी ने। यस। क्योंकि किडनी क्या काम करती है? ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करती है। इन हम्म। शॉर्ट प्यूरिफिकेशन का काम करती है। और यस। स्किन भी जो है वही काम करती है, क्योंकि जब हमको पसीना आता है तो कहाँ से એ आता લોકો है? શું કહી રહ્યા છે ખબર છે? हम्म। स्किन। स्किन के थ्रू ही वो पसीना बाहर आता है। यस। और हम वो तीसरे किडनी का कभी ख्याल ही नहीं रखते हैं। ख्याल ही नहीं रखते। हम सिर्फ 2 किडनी का ख्याल रखते हैं। तो ये लीवर, किडनी, एसिडिटी, स्किन, ये डिटॉक्स जो है ना, ये सारा इन्हीं से चीजों से होता है। स्किन आप यहाँ पे देखोगे टॉक्सिन से एंटर कहाँ से होता है? स्किन से एंटर होता है। लंग से एंटर होता है। लंग से कैसे? जो हम खा रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, जो जंगलों में जब बारिश होती है तो वो जो पानी होता है वो अल्कलाइन पानी होता है। वो बारिश हम्म। अल्कलाइन बारिश होती है। लेकिन वही बारिश जब हमारे सिटी में होती है तो वो एसिडिक बारिश होती है। आप अगर वो पानी का हल्का पीएच लेवल करोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। सर अभी तो हमारे सिटी में। जो पंचगव्य के औषधि बनते हैं ना, उसके लिए जो पानी लगता है, तो जी। जो सर हमारे पुणे में बनाते हैं, वो भीमा शंकर के जंगल में जाके जंगल में, वहां पे यस। कपड़ा लगा के प्लास्टिक का बड़ा सा, और फिर वहां से पानी इकट्ठा करके साल भर का अणु तेल या जो भी है मेडिसिन बनाते। सर हम जो ये बिस्लरी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पी रहे हैं, हम वो एसिड पी रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं। हम्म। क्योंकि वो प्रोसेस किया हुआ पानी है। यस। तो स्किन, इंटेस्टाइन जो हम खा रहे हैं, उसमें से वो कचरा तो पूरा टॉक्सिन से ही भरा पड़ा है। हम। सर अभी अल्कलाइन होना जरूरी है बॉडी का, सबको मालूम है। लेकिन यस। वो अल्कलाइन वाटर का 2 लाख का मशीन लगा के नहीं होगा ना, उसके लिए तो नहीं जरूरी है क्लीनिंग सर। ही जरूरी कोई है ना। कुछ जरूरी नहीं सर। आप जो हो, हमारा लीवर पैरासाइट, सबसे पहले पैरासाइट क्लींजिंग करो। उसके बाद लीवर क्लींजिंग करो। उसके बाद एसिडिटी क्लींजिंग करो। और उसके बाद किडनी क्लींजिंग करो। और फिर आपका हम पीएच लेवल टेस्ट करेंगे। हम्म। वो अल्कलाइन हो जाएगा सर। यस। यस। आपको 2 लाख की मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारी जो फीस है, कुछ 15 या 16,000 आपने रखी है। हम्म। बहुत ही कम विद रखी है सर अकोमोडेशन आपने। फूड सब। ये बहुत कम रखी है हॉस्पिटल। सर। हाँ सर, ये अवेयरनेस नहीं लाना है। है हमें। और जिनको हाँ। अवेयरनेस है वो तो 70-70 हजार भी ले रहे हैं सर। जैसे हमारा गोवा नहीं। में जो जिन्होंने हमें इनवाइट किया है फेब्रुवरी सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में, आई थिंक सो, सेकेंड वीक के एंड में, दे हैव चार्ज 65,000 टू देयर कस्टमर। रिसोर्ट है। और इतना वो ले रहे हैं। बाकी हम तो हमारे हिसाब से जाके सिर्फ सर्विस दे के आएंगे। तो लोग दे रहे हैं सर जिन्हें अवेयरनेस है। तो ऐसे अल्कलाइन कर, नेचुरली जो हमारा डाइट होना चाहिए वो 80% अल्कलाइन होना चाहिए और 20% एसिडिक होना चाहिए। लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम 80% एसिडिक खाते हैं और वो बचा हुआ 20% भी अल्कलाइन नहीं खाते।
जिसकी हम्म। वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। सेवन, हमारा जो घर पे जो म्युनिसिपालिटी या नगर पालिका या इसका जो पानी आता है, उसका टैप वाटर का जो पीएच लेवल है वो 7.2 7.3 को फिक्स किया होता है। जहाँ पे वो प्रोसेस होता है उसका पीएच सिस्टम जो है वो सेट किया होता है। तो हम अगर एसिडिटी क्लींजिंग करेंगे आपका 10 12 दिन 15 दिन, काफी पेशेंट्स के रिव्यूज ऐसे है सर कि उनका एसिडिटी क्लींजिंग करने के बाद उनको एसिडिटी खत्म हो गई, स्किन में ग्लो आया, जो ब्लोटिंग कॉन्स्टिपेशन फील करते थे वो ऑलमोस्ट अभी होता ही नहीं है उनको, सिर्फ दस यस। बारह दिन के एसिडिटी क्लींजिंग से। यस। और इसका मतलब जीता जाता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, आप खुद है। जैसे हाँ हमारा डिस्कशन होता है, मेरे अभी फैमिली मेम्बर्स है, और रोज हमारे पेशेंट हमें मिलते ही है। तो ये इमीडिएट रिजल्ट जो है ना आपके स्किन में आता है। जैसे हमारे पिछले कैंप में लखनऊ से एक डॉक्टर आए थे, खुद डॉक्टर है वो, उनको पूरा ब्लैक पिगमेंटेशन था, सर ही ने कैंप लिया था। सो विद इन 3 डेज 40% उनका पिगमेंटेशन में रिडक्शन आया। उनका रिव्यू भी है सर आगे वीडियो में, हम वो भी देखेंगे। तो इतना फास्ट ये है। और वो खुद डॉक्टर एमडी, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर भी थे, वो खुद क्लिनजिंग के लिए आए थे। रिटायर जज थे एक मैडम तो ऐसे लोग आते हैं जिन्हें ये मालूम है सब चीज़ें, इसका इम्पोर्टेंस मालूम है, एंड दे यूज टू पे फॉर देयर हेल्थ। बट हमने आपके लिए बहुत इतना ये बढ़िया चीज़ हम लेके आए हैं कि आपको ये सब टेंशन पालना ही नहीं है कि मैं अल्कलाइन फूड खा रहा हूँ कि क्या खा रहा हूँ। अब आपका लाइफस्टाइल जैसा है ठीक है, चलो करो, जितना हो रहा है मेंटेन करो, बट रेगुलरली ह्यूमन गैरेज में पार्क करो फिर खुद को, और खाओ पियो मस्त रहो। तो ये आपके पास ऑप्शन है। सर, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। यस। काफी लोग जो है ना हमें रिपोर्ट्स बताते हैं, स्कैनिंग, एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, ब्लड रिपोर्ट। लेकिन मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगा कि हम जो है ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई पे भरोसा नहीं रखते हैं। हम पेशेंट पेशेंट के सिम्टम्स, वो क्या बोलता है, उसकी बॉडी क्या बोलती है, हमारा असेसमेंट क्या बोलता है, उस पे हम भरोसा रखते हैं। और ये क्लींजिंग करने के बाद भी जो है, या कोई भी ट्रीटमेंट करने के बाद, डिवाइन टच में आने के बाद कोई भी ट्रीटमेंट करने के बाद आपको किसी स्कैनिंग की जरूरत नहीं है ऑथेंटिकेशन के लिए या रिजल्ट आया ये जानने के लिए। आपकी बॉडी आपको खुद ब खुद ये डिफाइन करेगी कि क्लींजिंग करने के पहले आपको क्या फील हो रहा था और क्लींजिंग करने के बाद आपको क्या फील हो रहा था। आपका मायोफेशियल या विसरल मैनिपुलेशन करने के पहले आपकी बॉडी या आपका रेंज ऑफ मोशन क्या था, और एक आधे घंटे के बाद क्या है। इसके लिए किसी भी रिपोर्ट पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। और रिपोर्ट्स जो है वो सिर्फ एनाटॉमी डिस्क्राइब करेंगे, उसके अलावा पर वो कुछ भी सर डिस्क्राइब नहीं जिन्होंने करेंगे। रिपोर्ट किए नहीं ना अभी, तो मत करो, हाँ उसके उसके आधे खर्चे में ही आपका यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है हाँ प्रॉब्लम। अभी एमआरआई के भी सर, मतलब जितने बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे वो डॉक्टर बोलता है ये नहीं चलेगा, वहां से निकालो। तो हाँ मतलब 4,000 से लेके 18,000 तक एमआरआई है, लोग लेके आते। और विसरल प्रॉब्लम में तो वो पूरे गट का स्कैन सोनोग्राफी करने बोलते, उसमें भी लोग 4 4 बार कराते हैं। तो रिपोर्ट में ही उनका 20 25 हजार चला जाता है। कुछ जरूरत ही नहीं है, पहले आप ये तो करके देखो, फिर बाद में जरूरत पड़े तो एमआरआई निकालो। तो उसी खर्चे में आपका हो रहा है। तो ये इनिशिएटिव डिवाइन टच ले रहा है, आप जितना इसमें बढ़ चढ़ के हमें सपोर्ट करेंगे और खुद के लिए ही करना है, उतना हमारे लिए और आपके लिए भी इजी हो जाएगा, सोसाइटी में एक अवेयरनेस आएगा, और धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ेगी। अदरवाइज अगर क्वांटिटी नहीं आ रही है ना, देन वी हैव टू इंक्रीज आर प्राइस। ओके। तो इसमें यही है कि अभी सीनियर सिटीजन्स को इतना डिस्काउंट हम कैसे कर रहे हैं कि ठीक है, उन्हें ज़रूरी है ज़्यादा, उन ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज के डेट में उनको है, कि बिकॉज दे आर ससेप्टिबल फॉर द सर्जरी। तो चलो एक इनिशिएटिव लेके क्यों ना हम इनको जो खर्चा है उसी में ही हम कर दे। तो इसमें यही है हमारा कि आप बढ़ चढ़ के इसमें जो है हिस्सा ले आए, और अनुभव करें। तो जब अनुभव करेंगे तभी आप इसको जान पाएंगे। और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे इमेज शेयर किया है, तो कोई भी विसरल प्रॉब्लम जो है कि
डिवाइन टच में आने का फायदा ये है कि हम ये सब मोडालिटीज जानते हैं अंडर वन रूप है, और आपके किसी भी प्रॉब्लम के जड़ तक जितना हम जा सकते हैं ना, उतना कहीं पे भी आपको वो डायग्नोसिस नहीं मिलेगा। तो इसके साथ साथ आपका पोस्चरल अलाइनमेंट भी वहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हैं इमेज सब लोग, तो आपको दिखेगा कि ये इम्बैलेंस स्ट्रक्चर है, और बॉडी पोस्चर करेक्शन करने के बाद ये बैलेंस स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर कैसे अफेक्ट करता है आपके बॉडी को, या फिर आपके जो भी हेल्थ इश्यूज है उसके लिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ये फुट आपका अंदर के साइड में कोलैप्स हो रहा है, फाउंडेशन आपका अनस्टेबल हो गया, ये फाउंडेशन जो पैरेलल चाहिए एंगल में इसमें यहाँ पे क्रॉस हो गया, देन आपके नी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। आपका हिप बाहर के साइड में आएगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। आपका लोअर बैक जो है वो टिल्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये स्पेस कम हो गया देखो, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए अभी ये बॉडी ऐसा तो नहीं रहेगा ना, तो स्पाइन जो है वो स्कोलेटिक हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो स्पेसेस कम हो रही है, यहाँ पे ये रिब और हिप के बीच में स्पेस कम हो गई, तो ये राइट साइड है, तो ये राइट साइड में अपना लीवर होता है वो आ गया कंप्रेशन में, किडनी का कंप्रेशन में आ गई। देन यहाँ पे आपका नेक, यहाँ पे भी देखो ये स्पेस कम हो गया। तो यहाँ पे तो राइट साइड में जो भी आपके विसरल पार्ट्स है वो सब कंप्रेशन में आ रहे हैं। नेक में कर्व आपका स्ट्रेट हो रहा है, तो वहाँ पे आर्टरीज कंप्रेस हो रही है। तो ये फिजिकल, मस्कुलोस्केलेटल और विसरल दोनों प्रॉब्लम की जड़ जो है ना, ये आपका पोस्चरल डिफॉर्मिटी होता है। तो ये ऑर्गन्स जब स्टिफ हो जाते हैं या फिर ये अपने जगह से हट जाते हैं, तो उन्हें भी रीअलाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो साथ में हम ये भी करते हैं, तो ये आपको है ना, मैं चैलेंज के साथ देता बोलता हूँ कि क्लींजिंग तो ठीक ही है, लेकिन साथ में ये चीज़ें आपको अंडर वन रूफ कहीं नहीं मिलेगी, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ। तो आज के डेट में मेरे पास एक यूएसए का भी इंक्वायरी है, और वो भी उनके वहाँ पे कायरोप्रैक्टिक होने के बावजूद हमें इनवाइट कर रहे कि सर आप आपका टीम लेके आओ और ये चीज़ें परफॉर्म करो। तो इंडियन कम्युनिटी भी है। तो ये ऑफर्स क्यों हो रहा है, बिकॉज लोग देख रहे हैं 3-4 साल से हमें कि कैसे हम क्या क्या चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो इस पे भी हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर, इसके ऊपर भी थोड़ा एनलाइटमेंट देंगे। और ये फूड स्कैनिंग जो है ये तरीके का, तो ये भी हमारे पास अवेलेबल रहेगा, आपका फूड स्कैनिंग भी हम करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या इम्बैलेंस बॉडी में है जिसके वजह से स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी आपका हो रहा है। और ये हिसाब से उसे भी हम बैलेंस करेंगे। लेट्स सपोज दैट अगर आपके हिंड फुट पे ही, मतलब आपके पिछले हिस्से पे ही फीट के अगर आपका 80% बॉडी वेट जा रहा है, जो कि 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपकी बॉडी पीछे ना गिरे, इसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करने बॉडी क्या करती है, आपके स्पाइन को स्कोलियोटिक बना देती है। तो ये ऐसे पोस्चर हो जाता है। तो रूट कॉज कहाँ पे, फीट में आता है। तो वैसे आप देखेंगे तो आपके हर एक प्रॉब्लम का रूट कॉज घूम फिर के वो आने वाला है फीट पे ही, तो उसका करेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। तो एस्पेक्ट्स ही लोगों को ये मालूम नहीं, ये तरीके से कभी हम सोचते भी नहीं है, लेकिन ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। और ये एक वीडियो से हम समझ लेंगे कि कैसे पोस्चरल डिफॉर्मिटी आपके विसरल प्रॉब्लम्स को जो है वो डिपेंड करती है, या फिर वहाँ से In स्टार्ट होती second degree kidney ptosis, that continues its migration along the rail of the psoas. Under the practitioner palm, its inferior edge becomes more anterior and its external rotation is more obvious. As it further moves downward, it begins to irritate the ilioinguinal and iliohypogastric nerves, and, more है। rarely, यहाँ पे the किडनी का lateral एनाटॉमी femoral चेंज हो गया ड्यू टू cutaneous nerve, स्ट्रक्चरल all एनाटॉमी। of which pass close to the layer of इसके ऊपर ये सब adipose रेस्ट है ना, tissue, which स्केलेटल। partially surrounds the kidney. Migrating kidney may also irritate the femoral and obturator nerves. The patient complains of cutaneous hypersensitivity or lower abdominal pain, which can radiate toward the labia majora or ipsilateral scrotum, or even the lateral thighs if the lateral femoral cutaneous nerve is affected. The results of conventional medical exams are typically negative, and the patient may be labeled as a hypochondriac. यस। तो सर इसके बारे में आप थोड़ा सा अभी जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी और ये सब विसरल इशू का कनेक्शन थोड़ा सा समझा देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। तो ये जो वीडियो था, इसमें किडनी टोसिस मतलब ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे किडनी जो है हमारे पेल्विस पे नीचे ड्रॉप हो जाती है, लिगामेंट्स वीक होने की वजह से
नीचे ड्रॉप हो जाती है, यस। जिसकी वजह से हमको तकलीफें होती है। तो अभी किडनी जो है, जैसे हमारे हाथ पैर चलते हैं वैसे हमारे ऑर्गन्स भी चलते हैं। हर एक ऑर्गन्स का एक डेजिग्नेटेड मूवमेंट होता है। वहां पे देखेंगे अभी वो किडनी जो है वो टोसिस वो नीचे गिरने लगी है। तो किडनी जो है 24 घंटे में हम जब ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, सो हमारे रिब्स फ्लेयर और इन्फ्लेट होते हैं। तो उसमें वो किडनी जो है अप डाउन ये मूवमेंट है किडनी का। तो जब आपके पोस्चर में प्रॉब्लम होगा, काइफोटिक पोस्चर होगा, तो आपकी किडनी जो है वो ऊपर नहीं जा पाएगी जितनी उसको जाना चाहिए। तो जब वो उसका उसका जो फंक्शन है, जो मूवमेंट है, अगर वो नहीं हो तो उसका फंक्शन कैसे होगा? तो फिर किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगे। सेम हमारा स्टमक जो है, हम जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो 1 मिनट में जो है हमारा स्टमक जो है 10 to 12 टाइम्स अप डाउन होता है ऑन एन एवरेज। तो जब हम घंटों तक ऐसा बैठते हैं मोबाइल लेके, डेस्कटॉप जॉब है, जो आईटी प्रोफेशनल है या कोई रिटेल काउंटर है, या कोई भी जो बैठता है, तो एक एक जगह पे ज्यादा देर बैठता है, तो ये करेंगे तो अभी हम सांस ले रहे, तो स्टमक का मूवमेंट क्या है? ऊपर जाना और नीचे आना। अभी जब ऐसे बैठेंगे तो स्टमक को ऊपर जाने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। तो फिर स्टमक का जो फंक्शन है वो कैसे नॉर्मल होगा? फिर हमको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस, ये सारी चीजें होती है। तो डिवाइन टच में यही एक खासियत है कि हम सिम्टम को ट्रीट नहीं करेंगे, हम पूरे सिस्टम को ट्रीट करेंगे। यस। अगर कहीं पे भी आपका किसी भी तरह का छोटे से छोटा क्यों ना हो ऑपरेशन हुआ हो, या आपका कहीं फ्रैक्चर हुआ हो या स्प्रेन हुआ हो, कुछ भी हो, उसका इफेक्ट जो है आपको मस्कुलोस्केलेटल और विसरल दोनों सिस्टम पे उसका इफेक्ट आपको 90% मिलेगा ही मिलेगा। जो हमको लगता है हमारा लीवर का प्रॉब्लम है, आप डिवाइन टच में आओगे, आपका असेसमेंट होगा, तो वो प्रॉब्लम लीवर का था ही नहीं, प्रॉब्लम आपके फीट का था। आपको लगता है कि आपके घुटने का प्रॉब्लम है, आपको नी पेन हो रहा है, आप डिवाइन टच में आओगे, जब आपका असेसमेंट होगा तो आपको पता चलेगा वो जो घुटना है, प्रॉब्लम घुटने का नहीं था, प्रॉब्लम किडनी का था। आपको जो लग रहा है आपको नेक पेन है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस बताया गया है, वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस नहीं था या नेक पेन नहीं था, वो आपके लंग्स की वजह से था, आपका डायफ्राग्राम की वजह से था। तो ये क्यों है? क्योंकि हम सिस्टम को ट्रीट करेंगे। हम एमआरआई पे भरोसा नहीं रखेंगे, हम ब्लड टेस्ट पे भरोसा नहीं रखेंगे, हम सीटी स्कैन पे भरोसा नहीं रखेंगे। हम भरोसा फिजिकल अपीयरेंस पे, फिजिकल पेन पे, पेशेंट पेन कैसे डिस्क्राइब करता है, कब डिस्क्राइब करता है, क्या करने पे उसको ज्यादा पेन होता है, क्या करने पे उसको आराम मिलता है, ये जब इवोल्यूशन करेंगे तब हमको पता चलेगा कि प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम वहां पे है। यस। तो पूरी दुनिया जो है ना वो सिम्टोम को ही ट्रीट कर रही है, और पेशेंट भी चाहता है कि सिम्टोम को ट्रीट हो, जहाँ पे पेन है वहीं पे ट्रीटमेंट हो। लेकिन वही जो स्लाइड मैंने पहले शेयर किया था रूट कॉज का, तो रूट कॉज कहीं पे अलग रहता है, और पेन जहाँ पे होता है ना वहाँ पे वो कॉज होता ही नहीं है। ओके, तो वो रूट कॉज समझना बहुत जरूरी रहता है। तो जहाँ पे पेन है ना वहाँ का एमआरआई तो ठीक है निकल रहे हैं, लेकिन उसको अगर परमानेंटली बैक टू नेचर लाना है तो रूट कॉज आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये हमें समझना है इसमें। ठीक है, तो लिवर डिटॉक्स जो है, इसमें 80% आपके डिजीज जो है वो गट और लिवर से ही संबंधित रहते हैं। तो ये आपको हेल्प करता है टू रिकवर लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हाइपर एसिडिटी, गैल ब्लैडर स्टोन, पीसीओडी, थायराइड, ओवरवेट, हार्मोनल इम्बैलेंस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एंड इनफर्टिलिटी में भी। आप जो है ये कैंप में आप भाग ले सकते हैं कपल। तो इनफर्टिलिटी के भी केसेस सर ने किए हैं, तो सर इसके ऊपर थोड़ा आप बता देंगे, और फिर सीनियर सिटीजन पे आएंगे कि उनके लिए भी हम कैसे करेंगे। यस सर। तो इनफर्टिलिटी में सर ये कितना कारगर है, और क्या आप सजेस्ट करेंगे ऐसे कपल को? अगर किसी के रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं लेकिन वो कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, आईवीएफ साइकिल फेल हो रहे हैं, या ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है, कंसीव ही नहीं हो रहा है, तो उनके लिए जब हम क्लींजिंग करेंगे, ये सब क्यों हो रहा है?
बहुत बार देखा गया है कि फेलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक है। हम्म। अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होगी तो वो सीमेन और ओवरीज और एग्स जो है उसका जो साइकिल होता है वो ही हो नहीं पाएगा अगर कचरा है तो। यस। आजकल बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा गया है कि स्पर्म काउंट जो है, स्पर्म मोटिलिटी जो है वो बहुत कम है। हम्म। तो क्लींजिंग से हम क्या करेंगे, जो कचरा सब बॉडी में भरा पड़ा है उसको बाहर निकाल देंगे। जब उसको बाहर निकाल देंगे तो ऑटोमेटिक आपका सिस्टम जो है वो नॉर्मल आएगा। तो आप 90 केसेस ऐसे जो है जो 8 8 9 9 साल कंसीव नहीं हुए, कंसीव नहीं हो रहा था, उनके रिपोर्ट सारे नॉर्मल थे, आईवीएफ साइकिल फेल हो रहे थे, उनको क्लींजिंग थेरेपी पूरा 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल किया है। उनका लेडीज का जो है लीवर किडनी एसिडिटी पैरासाइट क्लींजिंग और गायनेक क्लींजिंग। तो गायनेक क्लींजिंग में उनका फेलोपियन ट्यूब क्लींजिंग, वजाइना क्लींजिंग, ओवरी क्लींजिंग करने के बाद वो नेचुरली कंसीव हुए। क्या ये टाइम रहेगा सर, मतलब एवरेज 3 मंथ्स का क्लींजिंग पूरा है और। 3 मंथ, उनका 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहेगा सर। और उसके हम्म। बाद उनका नॉर्मल जो है ओव्यूलेशन और वो सब चीजें कैलकुलेशन करके वो नेचुरली कंसीव हो सकते हैं। लेकिन 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है, 3 मंथ्स पूरा जो है उनका क्लींजिंग है। क्योंकि 3 मंथ्स क्यों, एक साइकिल करके आपको उतना रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। रिजल्ट एक साइकिल करने के बाद आपको तुरंत दिख जाएगा, लेकिन आपके इतने साल के जो टॉक्सिन्स है वो एक साइकिल में बाहर नहीं जाएंगे। हम्म। पिछले 20 साल थ्री से मंथ पूरा डंपिंग ग्राउंड ही हाँ, बना के रखा है हमने बॉडी को। तो वो एक साइकिल में नहीं जाएंगे। जब आप पूरे क्लींजिंग करोगे 3 मंथ्स में जो है, हम मिनिमम 3 to 4 साइकिल करते हैं। पैरासाइट क्लींजिंग, लीवर क्लींजिंग, एसिडिटी क्लींजिंग, किडनी क्लींजिंग, ये मेन हो गई। और फिर किसी का सिम्टोमेटिक, किसी को थायराइड है, किसी को पीसीओएस पीसीओडी है, तो उसका क्लींजिंग करेंगे। लेकिन यस। प्रॉब्लम किसी का कुछ भी हो, उसके लिए हमको पैरासाइट, लीवर, किडनी, एसिडिटी, ये चारों क्लींजिंग करना बहुत जरूरी है। ये चारों क्लींजिंग करेंगे तो आप भी खुश और आपके ऑर्गन भी खुश। ये चारों चीज़ें जो है वो हेल्थ कैंप में कवर होती है हमारे। और कैंप में आना ज़रूरी है। फिर उसके बाद में हम आपको समझा देते हैं कैसे आपको करना है आगे, 2 महीने 3 महीने के लिए क्या चीज़ें करनी है। और उसमें आपको कंसल्टेशन जो है वो टोटली फ्री रहता है। आप फिर घर पे जाके वो परफॉर्म कर सकते हो। ओके। तो ये फ़ायदा इसमें है। तो रिव्यूज़ तो ठीक है, हम देखेंगे। तो बाकी और किसी के क्वेश्चंस रहेंगे तो आप पूछ सकते हो। एक सवाल आया सर, बिलीरुबिन लेवल 2.1 है, तो लिवर फंक्शन टेस्ट में आफ्टर डिटॉक्स ये क्लींजिंग ये कम होगा क्या? वो पहले इसीलिए मैंने वो एक एग्जांपल दिया था आपको कि हम टेस्ट पे भरोसा नहीं रखते। हम्म। आप क्लींजिंग करोगे तो खुद ब खुद जो बिलिरुबिन 2.10 है, या आपको जो अभी सिम्टम फील हो रहे हैं, वो जब लीवर क्लींस करोगे उसके बाद आपको खुद फील होगा कि पहले आपको क्या फील हो रहा था और अभी क्या फील हो रहा है। आपको किसी ब्लड टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ब्लड टेस्ट भी ऐसे हम क्यों उस पे नहीं रखते हैं, चाहिए तो आप क्या करना, एक ब्लड टेस्ट जो है एक सेंटर पे कीजिए, सेम ब्लड टेस्ट आप दूसरे सेंटर पे कीजिए, लेकिन वो दूसरे सेंटर में जो है आपने प्रीवियस ब्लड टेस्ट किए ऐसा बताइए मत। कहीं पे भी आपको सेम जो उनके जो पैरामीटर्स है कहीं पे भी सेम नहीं आएंगे। वो कम ज्यादा हमेशा रहेंगे। यस। और करना ही है तो फुल बॉडी क्लींजिंग का पूरा प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो आप आफ्टर फ्यू मंथ्स आप करके देखो, आपको डेफिनेटली उसमें सुधार दिखेगा। और है वैसे आए है रिजल्ट अमेजिंग, डॉक्टर खुद बोल रहे कि भाई ये क्या किया और ये कैसे हो गया। इसीलिए तो वो एमबीबीएस डॉक्टर्स भी आ रहे हैं वहाँ पे क्लींजिंग करने के लिए, और बड़े तादाद में आ रहे हैं। ठीक है। लास्ट हमारा जो क्लींजिंग कैंप हुआ था उसके हम ये कुछ ग्लिम्पसेस देख लेंगे। नासिक में हार्ट ऑफ नेचर में है, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के पास, और बहुत बढ़िया स्पेस है, प्लेस है त्र्यंबकेश्वर। तो
पूरे वर्ल्ड का भी बोलेंगे आप तो सबसे बेस्ट प्लेस है भिलाई हेल्थ केयर। एनर्जी लेवल आप खुद फील करेंगे। नमस्ते। नमस्कार। आपके बारे में थोड़ा और कैंप के बारे में भी। मैं विराज वास्ते मुंबई से आया हूँ और ये कैंप के बारे में जो था स्पेशल जो लिवर क्लींजिंग और पैरासाइट क्लींजिंग उस करने से सब कुछ नया था मेरे लिए। वो करने से काफ़ी हल्कापन महसूस हो रहा है शरीर में। और रही बात ये यहाँ का जो आपने जो रेसिडेंशियल कैंप रखा है फुल सराउंड नेचर के लिए काफ़ी अच्छा था। मतलब ऐसे लगा ही नहीं कि हम घर से दूर हैं। काफ़ी वो था पीसफुल। पीसफुल, यस, काफ़ी पीसफुल था। यहाँ की त्र्यंबकेश्वर की वाइब्स भी बिल्कुल, ऐसी है। बिल्कुल। आपने मॉर्निंग में आचार्य जी ने आपका योगा भी हाँ सेशन जी, लिया, योगा, मेडिटेशन प्राणायाम। का योगा भी होगा आपको हमारे एक फील कैंप हुआ में। होगा। आचार्य शिव तो अवताड़े, आप क्या रिकमेंड करेंगे आचार्य लोगों शिव को? भी मैं अपने मम्मी पापा को भी फिर से एक बार ले इनवाइट आऊंगा। करते हैं हम मतलब उन्हें बल्कि एक और बार किया, लेकिन साइंटिफिक योगा पापा वो को इस आपसे बार नेक्स्ट करवा टाइम लेते जरूर ले हैं जी। आऊंगा। तो यही एक्चुअल हीलिंग है सर, और इसे हमें घर सर घर अभी तक उनके पहुंचाना मम्मी है। पापा दोनों को भेज रहे मैं हैं। आपसे अपील करूंगा कि आप ट्रेनिंग के बारे में भी सोचो। जरूर। एक करियर के तौर पे भी बढ़िया ऑप्शन है। और हमारा मिशन है हर घर हीलिंग, और 5,000 हीलर्स हमें चाहिए उसके लिए। उसमें से आप एक बने और मुंबई का जो भार है हमारा वो आप देखें। जरूर। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। आपका क्या अनुभव रहा कैंप का? मेरा पर्सनल प्रॉब्लम था, बहुत ही गैस रह सर होता आवाज था। आ रहा है कि कम आ रहा है? घर का खाना खाए, आ रहा है सर, आ रहा है। फास्टिंग करे, एक्सरसाइज करे तो भी गैस में कोई रिलीफ नहीं था। फिर आपका डिवाइन टच का ऑनलाइन मैंने वीडियो देखा, वेबिनार अटेंड किया। फिर 1-2 महीना में कंटिन्यूसली फॉलो किया कि ये करूँ कि नहीं करूँ। फिर Yes. मैंने घर पे ये लिवर डिटॉक्स करके देखा तो मुझे काफ़ी गैस में रिलीफ हुआ और अभी लगता है कि मेरा थोड़ा वेट लॉस भी हुआ है। यस, आपने कल नोट किया था वेट आपका? मैंने वेइंग मशीन आपके रूम में रखा था। नहीं, वो तो रहेगा। कल यहाँ ये कैंप के लिए इसीलिए आए कि वापस बॉडी पूरा डिटॉक्स। कहाँ से आए मैम आप? मैं वडोदरा गुजरात से आई। ओके, तो आपने गुजराती भाइयों के लिए गुजराती में कुछ अपील करेंगे? मैम उनके આ बहन બહુ को भी लेके आई थी, નેચરલી उन दुबई ડિટોક્સ से, થવાનું दुबई में रहती સારી है, પદ્ધતિ છે। उनको भी એમાં इनवाइट જોડાશો करके वो તો साथ में બહુ लेके आए જ थे। રાહત મળશે અને ફાયદો જ છે, પૈસા વગર અને શરીરને કોઈ સાઈડ ઇફેક્ટ વગર આ બધી સારવાર આ લોકો સારી રીતે આપે છે। मैं सब फैमिली के साथ में ही सबको इनवाइट करना चाहता हूँ हाँ कि मेरा ड्रीम यही है कि पूरा फैमिली आके यहाँ पे, हाँ हाँ, मम्मी पापा उनके बेटे बहू सब आके इधर क्लिनजिंग करके जाते हैं, तो उनका एक ट्रिप भी हो जाता है और खुद को गिफ्ट भी दे सकते हो। हाँ, यस, सो गुजरात में मैम आप मुझे हेल्प कीजिए, हमें वहाँ जरूर। पे भी करना है। जरूर। आप आए इतने दूर नासिक में, त्र्यंबकेश्वर का आपको वातावरण कैसे लगा? त्र्यंबकेश्वर तो Peaceful अच्छा है। ही है। अभी दर्शन के लिए ही जाना जी, है जी। मुझे। धन्यवाद। प्लेजेंट एटमॉस्फेयर। थैंक यू। मौर्य जी नमस्ते। जी ये आप डॉक्टर साहब है। क्लींजिंग कैंप के लिए आए, जी। 3 दिन का लखनऊ कैंप जी। रखा था, तो क्या आपका अनुभव था? आप कहाँ से आए हो? बहुत ही अच्छा रहा। मैं बाराबंकी लखनऊ के पास से आया, उत्तर प्रदेश से। और 3 दिन में बहुत ही, मतलब इतना अच्छा बता नहीं सकते। कारण यह है कि पूरी शरीर में अपने आँख से दिखाई देता है कि पूरा हल्कापन आ गया है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर की जो स्टोन है वो भी स्टोन जैसा मटेरियल निकलता है। शरीर में फुर्ती आ गई। काला काला मेरा दाग था, इसमें भी थोड़ी 20% तक कमी आई है। इस तरह से बहुत ही अच्छा है सामान्य लोगों के लिए। और हम तो थेरेपी से भी जुड़े हुए हैं, तब तो अपने पेशेंट के लिए भी सीखने आए थे, सीखे भी और किए भी, तो इससे बहुत ज़्यादा अंतर आया है। और चल के हम तो आप क्या कहेंगे सर दूसरे लोगों को कि कम से बहुत कम? ही अच्छा है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, इससे पूरा राष्ट्र का कल्याण होगा, खुद का कल्याण होगा, समाज का, अपने रिश्तेदार का। आने वाले सब समस्या आ रही है, उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। आप क्या प्रैक्टिस करते हैं सर, कहाँ पे? मैं एक्यूपंक्चर का और आयुर्वेद का प्रैक्टिस करता हूँ, और बाराबंकी जनपद में।
और हमारी 30 से 50 की ओपीडी है डेली की। तो उसमें अब बहुत ज़्यादा बढ़िया। हमारे पेशेंट्स को लाभ जी जी मिलेगा जी। सर। तो रूट कॉज जो है सर वो इंटरनल जी विसरल में ही है। जी जी जी। तो आप प्रयास करेंगे, हमारे मिशन है जी हर घर हीलिंग और हर घर हीलर। निश्चित जैसे तौर आपने देखा होगा कि जो लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं हम उनको इंसिस्ट करते हैं कि आप सीख लो। जी जी तो ये वॉलेंटियर्स भी हमें तैयार करने, पाँच जी हज़ार वॉलेंटियर्स हमें अगले 10 साल में देने हैं सोसाइटी को। जी जी जी। तो निश्चित तौर पे आपका ये कार्य सराहनीय है और आप जो कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहना योग्य है। आप निश्चित तौर पर सफल होंगे और हम भी इसमें लगते हैं आपके साथ। अगली बार आपको विथ फैमिली हम इनवाइट करते हैं सर। आपके जरूर पेशेंट को भी आप जरूर करो जरूर आएंगे। संपर्क, या अवश्य। हो सके तो बाराबंकी में ही हम एक कैंप लगा देंगे। सब आएगा समय, वो भी समय आएगा बहुत ये जल्दी घर घर व्यवस्था में कर। पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जी जी निश्चित तौर आपका पर। तो स्किन का, आपने जैसे आप बोल रहे थे, जी जी। तो 2 ही दिन में आपको इतना अंतर मिल रिजल्ट मिला है। जाए जी। निश्चित तौर पे बहुत अच्छा है और समाज में भी रिजल्ट आएगा, उससे बहुत लाभ होगा जी लोगों को। सर, धन्यवाद सर। मिश्रा जी नमस्ते। जी नमस्ते। जी आप कहाँ से आए नासिक? ये जी रिव्यूज़ मैं है, बिहार आप यूट्यूब पे औरंगाबाद से जाके आया। देख सकते हो। यूट्यूब का लिंक भी मैंने ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर किया था, या मैं शेयर कर दूंगा। तो बहुत सारे रिव्यूज़ है, आगे जाके और कोई डॉक्टर्स है उनके भी रिव्यूज़ है। सर, तो जो ये ये प्रोसेस है। जितेंद्र सर है, हाँ। इनका काइफोटिक पोस्चर है सर शायद। हम्म। ये तो सर जो इसकी अभी वजह से, रिव्यू में है। हाँ, जिन्होंने नहीं, ये जो हमें एक जितेंद्र सर ने, सर बिलरुबिन लेवल हाँ 2.10 बिलीरुबिन। आए। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ओके। उनका काइफोटिक पोस्चर है सर, मुझे हाँ ऐसे लग जितेंद्र रहा जी, आप कैमरा ओपन करके आपका बॉडी पोस्चर दिखा सकते हैं, है। मतलब। जी सर। जितेंद्र सर, हाँ हाँ, सर, एक थोड़ा मिनट से। मोबाइल सेटल करके। हाँ सर, कैमरे के सामने। कैमरा ऑन नहीं ओपन हो रहा है। ठीक है सर, आप ठीक है किसी दूसरे को दे दो। मैम दिख रहे उनको ही दे दो मोबाइल। चेक कर, कैमरा चालू नहीं रहता है। हाँ सेकंड कैमरा है ना, उसी में, या फ्रंट कैमरे में भी आप, आपका हाफ पोस्चर भी दिखेगा ना कमर तक, तो भी हो जाएगा। कैमरा का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद भी नहीं ओपन हो रहा है सर वो। बैक कैमरा दिख रहा है सर आपका। आप क्या करो। बैक दिख रहा है क्या? हाँ बैक कैमरा दिख रहा है, मैम दिख रहे हैं हमें। उनके पास ही दे दो मोबाइल। एक मिनट। ये ले, पकड़। इकडून दाखवा सर। हम्म। काय सर? हाँ यस। दिख रहा है क्या सर? इकडे हाँ दाखवा. दिख रहा है सर, दिख रहा है, खड़े रह जाओ सर आप। वो मैम को दिख रहा है स्क्रीन में, हाँ। आप खड़े रह जाओ, थोड़ा पास आ जाओ कैमरे के। पेट यस। दिखाने कैमरा। का है सर, बॉडी. नहीं सर। नहीं नहीं, देखिए सर, उनका फॉरवर्ड नेक पोस्चर है। हाँ और अभी थोड़ा क्रॉस हो जाओ जितेंद्र सर, मतलब म्हणजे साईड नहीं बघू द्या आम्हाला। हाँ यस। यस। यस मैम, थोड़ा ऊपर लो ये मोबाइल। हाँ नेक और शोल्डर में आप देखेंगे तो देखो, लाइन देखो उनका, नेक और शोल्डर का, वो मेरे पास स्लाइड रहेगा ना, मैं वो दिखाता हूँ आपको। ये सर आप कीजिए एक्सप्लेन सर उसके ऊपर। यस, तो अभी जब फॉरवर्ड नेक पोस्चर होगा काइफोटिक, ये क्यों है? क्योंकि उनका लो आर्च है, जिसकी वजह से उनका एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है। सो ग्रेविटी मेंटेन रखने के लिए काइफोटिक शोल्डर्स हो गए। और उनका लीवर जो है वो कंप्रेशन में है। हम्म। तो ये बिना देखे ही सर ने जो बताया, और सर का आपने अगर देखा होगा तो नेक बहुत ज्यादा है, आप मतलब हाँ, उनके फॉरवर्ड शोल्डर और नेक नेक पोस्चर है। में लोग बाकी अगर देखेंगे तो लाइन देखेंगे तो नेक पूरा आगे दिख रहा है फिट से। वो इमेज भी मैं यहाँ पे दिखा था वो पोस्चर का। तो ये चीजें है, बाकी और कुछ एस्पेक्ट है तो आप हम कवर करेंगे। सर लेकिन ये क्या आप जो बोल रहे हैं वो खाली सीनियर सिटीजन के लिए? नहीं नहीं सर, ये सभी के लिए। 5 साल के बच्चे के लिए भी है सर।
नहीं, आपने पहले 10 साल। ज्वाइन होने के सीनियर पहले सिटीजन आपने हमारा मेंशन किया है। प्रिफरेंस है। हम्म। हाँ, प्रिफरेंस है कि सीनियर सिटीजन ने बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, इसीलिए हमने उनके लिए डिस्काउंट हम्म। रखा एक्स्ट्रा, ऐसा। ओके। बाकी सर, तो सभी को मैं आना है नीरज सर इसमें। के पास एक बार जाके आया हूँ। तो उन्होंने हम्म मुझे बोला है कि ये लिवर क्लींजिंग वगैरह वो करना पड़ेगा। लेकिन क्या है, हम्म। मैं मुझे छुट्टी के कारण नहीं जम रहा है। तो अभी वो तो सर देखो, मतलब भगवान ना करे लेकिन सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा तो छुट्टी वुट्टी के अपने आप निकल जाएगी। अच्छा। तो वो तो अभी निकाल लेंगे तो अच्छा है ना। देखो ये पोस्चर है आपका, सेम यही पोस्चर है सर। ओके। हम्म। तो अभी वो कितना भी करेक्ट करेंगे ना उसको, जब तक वो टॉक्सिन्स मसल्स या इसमें से नहीं निकलेंगे ना, वो हम्म। रिहैब नहीं होंगे प्रॉपरली, ऐसा है। ओके। और वो तभी होगा जब इंटरनल क्लींजिंग बॉडी स्टार्ट करेगी। तो सेम ऐसा ही पोस्चर आपका हो गया है, ओके। राउंडेड नेक पोस्चर आपका हो गया है। हम्म। हम्म। ये कितना, 3 दिन का कैंप है क्या सर? हाँ, ये 2 नाइट 3 डेज का कैंप है। ओके। हम्म। ऐसा। और ये इसका ये गुड पोस्चर है। गुड पोस्चर में ये हाँ। ऐसा स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। हमारा ओके। स्ट्रेट लाइन में नहीं है आपका ये पोस्चर है सर हाँ। आपका, एग्जैक्टली ये है। ओके। देखो ये लाइन यहाँ से जा रही है और नेक जो हाँ है हाँ 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 वो बाहर हाँ है। हाँ तो हाँ ये हाँ हमारा आपका एग्जैक्टली ये इमेज और आपका मैच हो जाएगा हाँ प्रॉपर। हाँ। ओके। तो ये हमारे विसरल को भी अफेक्ट कर रहा है। तो हमारे कैंप में ना हाँ ये सब चीज़ों पे हम एड्रेस करेंगे, और इसको कैसे हाँ मेंटेन हाँ। करना है, धीरे धीरे कैसे बैक टू नेचर लाना है, उसके लिए भी ओके। आपको कुछ हम एजुकेशन देंगे। बट हाँ हाँ क्लींजिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ओके। मसल में जो सोरनेस क्रिएट हुआ है, स्टिफनेस क्रिएट हुआ है, तो उनके हाँ वजह हाँ। से ये स्पाइन और एनाटॉमी पूरा लॉक हो गया है। बराबर। तो ओके। वो कैसे क्लियर होगा जब टॉक्सिन्स उसमें से निकल जाएंगे। जैसे टॉक्सिन्स कहाँ से बाहर निकलते हैं बॉडी से, वो जो हाँ चार हाँ चीजें मैंने बताई थी उसमें मसल है, स्टोर कहाँ पे होते हैं टॉक्सिन, तो मसल में स्टोर होते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये सब प्रॉब्लम है, हो जाएगा उसमें। तो आप आइए। यस, रजिस्ट्रेशन कर लेना है सर, लिमिटेड सीट्स है। इमीडिएट कल करवाता हूँ ना सर? हाँ, अभी आप 2,000 रुपीज पे करके अगर कर लेंगे तो आपको हाँ। डिस्काउंट भी हो जाएगा हाँ। 15,000, और प्लस आपको वो कंसल्टेशन भी हो जाएगा। तो हमारी यही है कि वेबिनार में हमें कन्वर्जन मिल जाता है, हाँ। वो बेटर हो जाता है। ओके, ऐसा। और ओके। इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड कुछ, तो फिर भी 2,000 में हमारा लीवर डिटॉक्स का एक साइकिल जो हम पेशेंट के लिए कराते हैं, तो हाँ। विद कंसल्टेशन वो भी 2,000 रुपीज ही रहता है, तो आपको उसमें वो मिल जाएगा। ओके, बट सिर्फ ओके। लीवर डिटॉक्स तो चलो हो जाएगा, लेकिन कैंप के लिए हाँ। आएंगे तो फुल बॉडी आपका जो है वहाँ पे हो जाएगा। तो नहीं, वो मुझे पूरा पूरा फुल बॉडी करने का है क्लींजिंग, इसकी वजह से मैं रुका हूँ। सर तो उनका अभी कर लो मुहूर्त नहीं सर। लग रहा है सर, वो पिछले साल से वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनका टाइम नहीं हो रहा है, टाइम नहीं निकल रहा है उनसे। ऐसा है। अभी सर हमारे हो रहे तो हो रहे काम, कैंप आप हाँ। उसमें कर लो, क्योंकि दिन भर दिन हमारे अलग अलग इनिशिएटिव्स आते जा रहे हैं। हाँ, मैं तो अभी हो रहा है तो कर लो। ठीक है। और वो कैंप फिफ्टीन का थाउजेंड से। हाँ, उधर ही बोलिए। रहना पड़ेगा क्या 3 दिन के लिए? क्या अप डाउन कर सकते हो, जो आपका टाइमिंग होगा उस टाइम कर में? सकते हो अप डाउन। हाँ, जिनको ट्रेनिंग लेना है उनको उधर ही रहना है। और जो अच्छा। नासिक से ही है, हाँ। तो शाम को आप 7 बजे वगैरह फ्री हो जाएंगे, फिर आप घर पे जा अच्छा। सकते हैं। लेकिन वहाँ ओके। पे रहेंगे तो बेटर रहता है, क्योंकि रात में भी फिर डिस्कशंस होते हैं, हाँ पर्सनल हाँ। लेवल पे काउंसलिंग होता है। ओके। तो वो बेटर रहता है। और लिवर क्लिनजिंग के टाइम पे तो सुबह 6 बजे से ही हमारा प्रोटोकॉल स्टार्ट हो जाता है। ओके। वो टाइम पे फिर एक डोज आपको देना पड़ेगा, आप घर पे वो कर लेंगे और फिर वहाँ पे पूछेंगे 8 बजे तक, हाँ ऐसा हाँ हाँ करना। हाँ। तो देखो जैसे भी है, लेकिन हो जाएगा मैनेज। ठीक है, करवा लेता हूँ फिर मैं। 2000 जो है वो फोन पे करवा देता हूँ। और बाकी रिमेनिंग फिर वो कैंप। रिमेनिंग, हाँ रिमेनिंग जैसे आप आपके पास हमारे पास आपके पास 2 दिन है, 2-3 दिन हाँ में आप देख लो आपका लीव सैंक्शन हो रहा है कैसे हो रहा है। और हाँ हाँ। फिर जो आगे का 3,000 का और एक पेमेंट कर देना है, जो पूरा का पूरा रिसोर्ट को ही जाता है।
आपके बुकिंग के अच्छा। लिए। तो 3000 एक हम्म और एड ऑन पेमेंट, और आपका आधार कार्ड हम्म आप भेज देंगे तो आपका हम्म, रूम वहाँ पे बुक हो जाएगा। और अगर आप आपके साथ किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स को भी लेके आते हो तो रेफरल का भी डिस्काउंट रहता है। वो एडिशनल अच्छा। डिस्काउंट आपको 500 का रहता है, तो वो भी मिल ओके जाता है। तो उसमें और कुछ फैमिली डिस्काउंट है, अलग से कपल का है। ओके सीनियर सिटीजन्स के लिए तो मैंने सीधा 30% फ्लैट कर दिया है। तो ये भी ओके। थोड़ा सा आप कंट्रीब्यूट करेंगे उसमें, और इसमें हम डिस्काउंट हम्म। ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा है। तो अभी ओके 2000 करके आप स्क्रीनशॉट डाल देना सर इसी नंबर पे जिस पे पेमेंट कर रहे हो। ओके। ठीक। यस। ओके, थैंक यू। और एक एक इम्पोर्टेंट हम एक पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं कि जी सर। आजकल बहुत सारे लोगों की कुछ ना कुछ सर्जरीज तो होती रहती है, हम्म। चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। ज्यादातर लेडीज को ज्यादा है। एक बार अगर उनकी सर्जरी होती है, वो किसी भी तरह की हो, माइनर हो मेजर हो, जब उनको स्टिचेस आते हैं तो स्कार जो टिश्यूज बन जाते हैं उसको हाँ। मोबालाइज करना बहुत जरूरी होता है, हम्म। जो कोई भी नहीं करता है। और उसी का जो साइड इफेक्ट है, बाद में आपको नेक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये सब कुछ हो सकता है। इसके ऊपर तो एक अलग टॉपिक पे वेबिनार लेना है सर। आज क्या हो गया है, लेडीज का जो है ना, उनको लेबर पेन नहीं चाहिए। वो बोलते नहीं, वो सीजर करा दो मेरा और खत्म करो उसको, बराबर, उसको वो नहीं चाहिए। लेकिन उसके वजह से वो कम एज में ही उसका लगभग लाइफ का 15 साल तो वो कम ही कर रही है, बराबर, उसको मालूम ही नहीं है। और वो मिजरेबल बना रहे अपनी लाइफ को। जैसे आयुर्वेदा में बोला है कि 72,000 नाड़ियां है शरीर में, और अगर आप छोटा जी। सा भी कट लगाते हो तो वहां पे वो कट हो जाती है और वो पहले जैसा जुड़ नहीं नहीं पाती। बनता है। तो ये जब बॉडी में पूरा प्रोग्राम रन होता है, जैसे इंजीनियर कोई रहेगा जो प्रोग्रामिंग करते हैं, तो बॉडी वन यूनिट है, सिंगल सेल से पूरा बॉडी बना है। तो ये प्रोग्राम डिजाइन किया है भगवान ने, कि जिसमें सब सिस्टम एक दूसरे के साथ में डेली कम्युनिकेशन और कोलेबोरेशन में काम करती है। जब जब कोई पार्ट को हम कट कर देते हैं या स्टिचेस आ जाते हैं तो ये, और निकाल ही देते हैं, तब तो ये लूप ही, एक लूप ही चला जाता है वो प्रोग्राम में से। तो कोई कमांड अगर वो लूप में आती है ना तो वो फंक्शन ही नहीं करती है। धीरे फंक्शन धीरे ही वो नहीं। क्रॉनिक प्रॉब्लम वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये पूरा सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हम लोग कर देते हैं जब बॉडी पे छोटा सा भी हम कट डालते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और फेशिया जो कंसेप्ट है, जो सर के वजह से बहुत हमें प्रॉपरली समझने को मिला, तो ये किसी एनाटॉमी में ही नहीं सिखाया गया। इवन दो डॉक्टर्स को भी उसके बारे में डीपली मालूम नहीं है। लेकिन पूरे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमारा फेशिया है। तो ये फेशिया भी अलग अलग तरीके के रहते हैं। तो सर थोड़ा फेशिया के बारे में आप बता देंगे तो इसमें और यूजर्स को पता चल जाएगा। तो फेशिया मतलब सर हमारी जो बॉडी है, कभी हमने कभी सोचा है कि हमारे बॉडी में जो नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स, ऑर्गन्स, मसल, लिगामेंट्स, ये सब है, तो सब एक दूसरे से अलग कैसे है? हम मूवमेंट कर रहे हैं, ये हाथ ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, लेकिन ये हाथ के अंदर जो सर्वाइकल से हमारे जो ब्रेन से नर्व्स, वेन्स, आर्टरीज आई है, वो कभी एक दूसरे को मिक्स नहीं हो रही है या रप्चर नहीं हो रही है, घिस नहीं रही है। हम्म। इसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है। हार्ट है, मैं अभी ऐसा करूंगा, उठ, कूदूंगा, रोल करूंगा, वो हार्ट हार्ट की जगह पे ही है, वो किधर हिलेगा नहीं। लीवर किधर हिलेगा नहीं। उसको ना कोई स्क्रू फिटिंग है, ना कोई टाई रोप से बांधा हुआ या कोई चिपकाया हुआ, कुछ भी नहीं है, पर वो एक ही जगह पे है। वो क्यों है? क्योंकि हमारे बॉडी में एक फेशिया है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमारे सिर से लेके पैर तक है, हर जगह पे है। उसका काम है ऑर्गन को मसल से दूर रखना, मसल को लिगामेंट से, लिगामेंट को नर्व से, बोन को मसल से, इन सबको अलग बनाए रखना, लेकिन एक साथ। अगर फेशिया नहीं है तो हमारी बॉडी पूरी कोलैप्स हो जाएगी। तो जो मैंने बताया स्कार टिश्यू, वो उसका सबसे बड़ा मेन रीजन एक ही है। बहुत सारे लेडीज जो है जिनका सी सेक्शन हुआ है, उनको आफ्टर प्रेगनेंसी बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, उनको एसिडिटी होती है, कभी कभी शोल्डर पेन भी होता है।
तो उनको ऐसे लगता है कि वो जो गिर गए थे या उनका एक्सीडेंट हुआ था या इन सब चीजों की वजह से उनका है। लेकिन उसका सीधा जो कनेक्शन है वो उनके सी सेक्शन से है, क्योंकि वहां पे एक कट है। क्योंकि फेशिया हर जगह पे हर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे कट हो गया तो ये नीचे खींचेगा इसको, हम ये मूवमेंट करेंगे ये नीचे खींचेगा। तो वो फेशिया रिलीज करना बहुत जरूरी पार्ट होता है। 2 दिन पहले ही मेरे पास एक फीमेल पेशेंट थी जिसको शोल्डर पेन का कंप्लेन था। उसकी हिस्ट्री थी, वो नवरात्र के बीच में, नवरात्र के पीरियड में वो बाथरूम में गिर गए थे। तो तब से उनको शोल्डर पेन था। और उन्होंने फिजियोस के कुछ सेशंस भी कराए, ऑर्थो की ट्रीटमेंट भी की, 3 ऑर्थो चेंज भी किए। लेकिन उनको वो ऑर्थो ने उनको बोला कि आपका शोल्डर जो है वो पूरा लॉक हो गया है, आप ये एक्सरसाइज करो जो हम फ्रोजन शोल्डर के लिए एक्सरसाइज देते हैं। उन्होंने वो एक्सरसाइज उनको बता दी। लेकिन वो उनको ये बताते थे कि मैं एक्सरसाइज करती भी हूँ, मैं मूवमेंट भी करती हूँ तो मेरे को पेन होता है। तो उनको एक रेफरेंस मेरा दिया। तो वो मेरे पास आए और वो बाय प्रोफेशन ब्यूटिशियन भी थी। तो जब मैंने उनका असेसमेंट किया, वो शोल्डर तो इतना लॉक था कि अगर मैं उसको हाथ लगाऊंगा तो वो चिल्लाएगी। इसलिए मेरा वो तो एक क्रॉस हो गया कि मैं शोल्डर को ट्रीट ही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो इतना लॉक है, अगर मैं उसको ट्रीट करने जाऊंगा तो उनका पेन बढ़ जाएगा। तो मुझे कुछ क्योंकि वो गिरे थे राइट साइड पे गिरे थे, तो मुझे वो हजम नहीं हो रहा था। गिरे वो बाथरूम में राइट साइड पे तो सिर्फ शोल्डर ही उनका पेन हो रहा है। अगर पेन होना चाहिए या लगना चाहिए तो वो पूरा राइट साइड होना चाहिए। क्योंकि उनका हिप, उनका नी, उनका एंकल वो भी गिरे थे। तो वो मुझे जी। कुछ ये नहीं हो रहा था। तो मैं उनको बार बार पूछ रहा था कि आपके कभी कोई सर्जरी या कुछ। तो वो बोले नहीं नहीं नहीं। मैं बोला आप याद करो याद करो। फिर वो बोलते कि हाँ मेरे दोनों सी सेक्शन हुए हैं। हम्म। तो हिस्ट्री भी लोग मतलब देते नहीं है प्रॉपर। देते नहीं है। तो जब उन्होंने मुझे बताया सी सेक्शन हुआ है, तो मुझे मेरा जो ट्रीटमेंट का पार्ट था वो मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। क्योंकि उनका शोल्डर पेन, वो जो ट्रॉमा था, वो एक एक हम जो बोलते हैं कि एक उसको एक रीजन मिल गया शोल्डर को। लेकिन उनका जो शोल्डर है राइट, वो हमेशा ओवर वर्क कर रहा था, क्योंकि उनके दोनों सी सेक्शन हुए थे। और वो सी सेक्शन के बाद उन्होंने उनके जो स्कार टिश्यू है वो कभी मोबिलाइज ही नहीं किए थे। तो हमेशा उनका राइट साइड जो है, मैंने उनकी स्ट्रेंथ टेस्ट की थी, मैंने उनको पूछा कि आप राइटी हो या लेफ्टी हो, तो उन्होंने मुझे बताया कि राइटी है। तो अगर कोई पर्सन राइटी है तो उसके राइट हैंड में ज्यादा ताकत होनी चाहिए और लेफ्ट हैंड उनका वीक होना चाहिए। लेकिन जब मैंने उनकी स्ट्रेंथ टेस्ट की तो उनका लेफ्ट हैंड स्ट्रांग था और राइट हैंड वीक था। राइट हैंड भी वीक था, राइट लेग भी वीक था, उनके राइट रोटेशनल मूवमेंट भी वीक थे। तो वो बोले कि ये क्या, ये कैसे हो रहा है, मतलब ये हम्म। आपकी बॉडी कंपनसेशन में गई है। जब आपके स्कार टिश्यू, आपका जब सी सेक्शन हुआ, सी सेक्शन भी जब आप सी सेक्शन देखोगे, जो डॉक्टर सी सेक्शन करते हैं उसका जो क्रॉस होता है वो हमेशा नेवल के नीचे से क्रॉस जाता है, राइट साइड पे जाता है। जो स्टिचेस वो देते हैं, आप अगर ऑब्जर्व करोगे स्टिचेस कैसे देते हैं सी सेक्शन के या कोई भी इसके, तो हमेशा ऐसे क्रॉस और ज्यादातर राइट साइड पे होते हैं। तो उसके बाद से वो हमेशा जो काम करते थे तो उनका राइट साइड जो है वो अंडर वर्क ही करता था, क्योंकि वो यहाँ से खींचा हुआ था, यहाँ पे जी। टेंशन क्रिएट होता था। तो वो होने के बाद मैंने उनकी 40-45 मिनट हिस्ट्री ली। मैंने ट्रीटमेंट ही नहीं की। वो बाद में थोड़ा इरिटेट होने लगे मेरे सवालों से। मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, अगर आप सब कुछ करके आए हो तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो किसी ने नहीं किया है। हम्म। तो जब मैंने उनको हिस्ट्री और मुझे स्कार टिश्यू का उन्होंने सी सेक्शन का बताया, मैंने सिर्फ 3 मिनट्स के लिए उनका जो जहाँ पे स्कार टिश्यूज थे वो रिलीज किया। और फिर मैंने उनको उनकी स्टेन टेस्ट करके दिखाई और उनका रेंज ऑफ मोशन करके दिखाया। तो उन्होंने बोला कि ये कैसे हो सकता है, मेरे को तो शोल्डर पेन है। मैंने बोला आपके लिए आपका शोल्डर पेन आपके गिरने की वजह से था, लेकिन अभी मेरे लिए आपका शोल्डर पेन जो है वो आपके सी सेक्शन की वजह से है। तो मैंने उनका सिर्फ 20 मिनट्स ट्रीटमेंट किया, लेकिन मैंने उनके शोल्डर को हाथ भी नहीं लगाया। मैंने सिर्फ उनका सी सेक्शन एरिया जो था, उनका लोअर एब्डोमेन एरिया, वो एरिया रिलीज किया।
उनका शोल्डर का रेंज ऑफ मोशन खुल गया था, उनका पेन कम हुआ था। तो ये तो मैजिक है ना सर, लोगों के लिए तो ये मैजिक ही है ना। हाँ, हाँ, लेकिन ये फंडा बहुत सिंपल है कि बॉडी को सिंपल है। एक यूनिट समझ के आपको काम करना है। तो ये अब कंसेप्ट आपको आते रहेंगे सामने, लोग भी इससे एजुकेट होते रहेंगे। और मैं बोलता हूँ कि आप इसमें ट्रेनिंग में आएंगे ना, तो आप सीखेंगे और लोगों को एटलीस्ट ये कंसेप्ट बताने के लायक तो भी हो जाएंगे, और कुछ कुछ लेवल तक आप रिहैब भी कर लेंगे। और बाकी जो है हम है ही, और धीरे धीरे इसमें जैसे डीप जाते जाएंगे तो आप सीख के आप भी ये लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो ठीक है, तो सर हम कंक्लूड करते हैं अभी, बहुत समय हो गया। ठीक है, तो चलो, और किसी को किसी को कुछ डाउट डाउट रहेगा वगैरह होगा तो सर। हाँ। पूछ लेंगे। यस, ओके। तो ठीक है, आज के वेबिनार से कुछ रजिस्ट्रेशंस भी मिले। सीनियर सिटीजन मतलब अबव 60 पकड़ लो सर, 60 से लेके 90 एज तक भी रहेगा ना, तो भी आप लेके आओ उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इवन चिल्ड्रंस में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, जैसे अभी। इधर 40 भी सीनियर सिटीजन ही थे अपने। हाँ, वो तो हो गया ना, 40 क्या सर, अभी ये यूथ जो है इतना सब टॉक्सिन्स कंज्यूम कर रहे डेली, तो अभी उनके भी सिम्टम है। जैसे अभी एक ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला पेशेंट आया था, उसका एज तो 23 था। तो डिजेनरेटिव चेंजेस भी उनमें आ रहे हैं, तो अभी वैसे बोल नहीं सकते। ठीक है, तो कीजिए। और सबको मैं बोलूँगा कि आपको नहीं, आपको इच्छा बहुत है, नहीं हो रहा है, एटलीस्ट आपके पेरेंट्स को आप वहाँ पे भेजिए, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट रखा है, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। तो ठीक है, ओके, गुड नाइट एवरीवन। स्वस्थ रहो, सेहत का ख्याल रखो अपने। और बॉडी इज़ वन यूनिट, ये होलिस्टिक अप्रोच के साथ आप आपके प्रॉब्लम की तरफ देखना शुरू कर दो।